Yes, good evening to all of you friends. We start the class at 9 p.m. Few more seconds to go. Ten more seconds. Alright friends, so 99 p.m. we start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं. True, false note करिए. रोहित, अमर, सोनी, रजत, रुचि, दीप कुमार, नंद, जहीदा, अमूल्य, नदज, मुक्ता, अंसिजस, मयंक. तो स्टार्ट. ऑडियो में कुछ भी दिक्कत है तो कंट्रोल या कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करें. क्रोम ब्राउज़र यूज़ करो, डिसेबल करो, इनकॉग्निटो में लॉगिन करो. मोबाइल से देख रहे हैं, मेक श्योर कि नेट स्पीड सही हो, देन इट शुड वर्क. क्लास में जो भी डाउट है नोट पेन से लिख दो. क्लास खत्म होने के बाद गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए. लिंक चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट लिंक है, वरना ये वाला बुकमार्क करके रखना bit.ly FAQ PCB14. और फिर बुधवार को मैं एक साथ सबकी जवाब अपलोड करता हूँ. तो चैट बॉक्स में बहुत चिंता मत करिए. वो डाउट आपके आ गए, कल 100+ डाउट थे, तो वो चिंता नहीं करनी है. मैं बुधवार को एक साथ पूरी साइकिल में कंप्लीट कर देता हूँ. नाउ यूजुअली कुछ सवाल क्या होते हैं, हमें ये एक्स सब्जेक्ट के वाई वीडियो में टीचर का नाम बताइए. तो स्लाइड नंबर 4 है unacademy.com/content GSeducator unacademy.com/content/optional educator. उसमें आपको मिल जाएंगे. हैंडआउट में कल रात अपलोड कर चुका हूँ. मोबाइल ऐप से आप देख रहे हैं तो जय मनाल पटेल, तो उसमें कोर्सेज लेटेस्ट PCB14 बेल आइकन दबाओ, उसमें से आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी. एंड्रॉइड में ऊपर 3 डॉट होते हैं, आईफोन में नीचे एरो होता है, उससे वो पीडीएफ डाउनलोड होती है. लैपटॉप से देख रहे हैं unacademy.com/manal.org, उसमें कोर्सेज लेटेस्ट PCB14 बेल आइकन दबाइए, राइट हैंड से साइड बार खुलती है, उधर से माल डाउनलोड हो जाएगा. आप किसी बैच के रूप में से देख रहे हैं तो उसमें एनरोल बटन दबाओ, एनरोल बटन हो जाएगा, फिर बेल आइकन आएगा, फिर उसको दबाओ तो राइट हैंड से साइड बार खुलती है. सो इट इज डन. बाकी एग्जाम स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी 2026 के लिए क्या करना है वो ऑलरेडी मैं 2 घंटे की कहानी कर चुका हूँ. अब मेरी प्रोफाइल पे जाना, फ्री क्लासेस, और उसमें आपको 2026 वाली स्ट्रेटजी मिलेगी. अभी कल रात तक जो काम हमने खत्म कर दिया था, हैंडआउट कैसे डाउनलोड करते हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, कौन सा पिलर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब कहानी हो चुकी है. बुक का क्या हिसाब है वगैरह वगैरह, उसके बियॉन्ड कौन सी बुक्स पढ़नी है एंड सो फॉर्थ, वो सब हो चुका है. वो कल का लेक्चर आप देख लेना. अब सीधा पढ़ाई पे जाते हैं. तो नोट पे लेके बैठना. सब कुछ लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन हर 5 मिनट में कुछ कुछ आप लिखते रहेंगे तो क्या, एक तो नींद नहीं आएगा, ध्यान बना रहेगा, कुछ चल रहा है इधर. नाउ कल रात हमने जो चीजें कंप्लीट की थी, मनी के प्राइमरी फंक्शन दो थे, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज. उसके बाद उसके सेकेंडरी फंक्शन थे, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट पेमेंट, मतलब आईफोन वगैरह इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, भले एक बार में आपके पास पैसा नहीं है. फिर इन प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन के चलते कुछ कंटीजेंट फंक्शन मिले. ये सब शेयर बाजार, फाइनेंशियल मार्केट का पूरा काम चलता है पैसों से. लैंड, लेबर, कैपिटल आदि फैक्टर्स को हम मोबिलाइज कर सकते हैं. और तीसरा, अमीरों पे ज्यादा टैक्स लो, गरीबों में बांटो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम. ये सब मनी के प्राइमरी सेकेंडरी कंटीजेंट फंक्शन हम कल रात तक पढ़ चुके हैं. तो बार्टर सिस्टम में तकलीफ थी तो मनी इवॉल्व हुआ, मनी के फंक्शन हमने देखे. अभी आज देखना है मनी के टाइप्स, कि जैसे पहले वानर था, फिर आदि मानव, फिर मनुष्य बना, ये देन क्यूमैन, देन ह्यूमन. सिमिलरली मनी हैज आल्सो इवॉल्व. उत्क्रांति हुई है. उत्क्रांति ऐसे हुई कि शुरू में सब कमोडिटी मनी था. कमोडिटी मनी मतलब क्या, जैसे ये साउथ या सेंट्रल अमेरिका में एक जमाने में एज़टेक लोग रहते थे, तो ये कहते थे देखो ये जो कोको बीन्स हैं जिसमें से चॉकलेट बनती है वही हमारी करेंसी है. ये मान लो 10 ग्राम कोको बीन्स का मतलब है एक बोतल दूध आएगा, 20 ग्राम कोको बीन मतलब एक टी-शर्ट खरीद सकते हैं, और ये जो भी 90 ग्राम कोको बीन से एक आप कुर्सी खरीद सकते हैं. सो एवरीथिंग दे वुड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कोको बीन. तो उनके लिए वैल्यू का मेजरमेंट कैसे वो करते थे, रुपये की मदद से नहीं, डॉलर की मदद से नहीं, कोको बीन की मदद से. अब ये समझो कोको बीन की मदद से मिल्क खरीदो, टी-शर्ट खरीदो, तो करेंसी के रूप में आप यूज कर रहे हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन चुका है. लेकिन मान लो किसी को करेंसी के रूप में नहीं यूज करना, उसको भूख लगी, तो क्या करेगा, ये कोको बीन को उबाले, उसमें से चॉकलेट कैंडी कुछ बना के खा जाए. तो ये तो एक प्रकार की वस्तु या कमोडिटी हुई जिसमें से हम नई चीजें उत्पादन करते हैं कोको बीन्स में से. ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि कोको बीन की खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू है ना, अंतर्गत मूल्य क्या, उसका स्वाद होता है, खाते हैं जोश आ जाता है, जो भी उसमें चॉकलेट और कैफीन जैसा कुछ होगा. तो इट हैज इंट्रिंसिक वैल्यू टू बी यूज्ड एज अ फूड कमोडिटी. तो खाना है तो खा लो, नहीं खाना है तो पैसों के रूप में इस्तेमाल करो. तो कोको बीन ये जात की कमोडिटी मनी. आपके यहाँ टीमोजी बहुत मजा आ गया, ऐसे यूज करना चाहिए, चॉकलेट का स्वाद है. लेकिन इसमें तकलीफ है, बारिश होगी तो इसमें फंगस और मॉइस्चर की अटैक हो जाएगी, तो खराब हो जाएगा. तो इसमें आप अपनी वेल्थ परमानेंटली लॉन्ग टर्म स्टोर नहीं कर सकते, खराब हो जाएगी. भारत और पैसिफिक के जो कोस्टल एरिया थे, तटवर्ती इलाके, वहां पर कावड़ीज मतलब ऐसे शंख, उसको ये लोग करेंसी के रूप में इस्तेमाल करते, और जब उनको मजा नहीं आया तो उसका वो अपने सब ज्वेलरी बना देते. अब तो यही कर लेते हैं ना, ये बेस्ट चीज है, इसी को करेंसी मानी. इसमें तकलीफ क्या है, अगर शंख ही करेंसी है तो आपको लगता है कोई नीट की तैयारी करेगा, नहीं. सब लोग कहेंगे मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे समुद्र किनारे पूरा दिन घूमते रहना है शंख इकट्ठा करने के लिए. सो इट डज नॉट प्रमोट डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन. दूसरा, पैसा क्या होना चाहिए जिसका सप्लाई लिमिटेड हो, अंधाधुंध उसकी बारिश नहीं होनी चाहिए पैसों की. ये शंख का तो ऐसा मान लीजिए हाई टाइड आ गया, बहुत पानी समंदर से आ गया, तो बहुत सारे शंख आ जाएगा, तो इसका वैल्यू नहीं रहेगा. तो ये करेंसी के रूप में ठीक नहीं है. और पीजी टापू या जो भी इलाका वहां पर वेल मछली के दांत को करेंसी के रूप में यूज करते हैं. लेकिन इसमें तकलीफ क्या, अच्छा करेंसी भी है, ज्वेलरी भी है, लेकिन बाहर वाले इसको मानेंगे नहीं भाई, ये क्या, ये ऐसा खतरनाक इंजरी कर देगा. तो इंटरनेशनल रेट में दिस डज नॉट हेल्प, जैसा डॉलर या रुपया या गोल्ड हम यूज करते हैं. तो ये सब तकलीफ देखते हुए फिर धीरे धीरे मर्चेंट्स ने, राजाओं ने ये सोचा कि देखो यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी, पूरी दुनिया में सब लोग माने ऐसी कोई चीज को करेंसी मानते हैं. क्रूड गोल्ड नगेट्स मतलब ये सोना है, टुकड़े हैं इसके, उसी को, ये छोटा टुकड़ा है, इसे एक बंगला आ जाएगा, बड़ा टुकड़ा है, इसे महल बना सकते हैं, तीसरे टुकड़े से हाथी खरीद सकते हैं. कहाँ बेस्ट चीज है तो. और इसमें तकलीफ है, शेप यूनिफॉर्म नहीं है, एक आकार नहीं है, प्योरिटी का आपको शंका रहेगी. तो क्या किया जाए, इसे आप पिघला दो, मेल्ट करो, इस पे अपना टेम्प लगा दो, मतलब मीन कर दो कि ये जो भी कुषाण राजा का है, गुप्त राजा का है, तो ये नया स्टेज बन जाता है. तो फर्स्ट स्टेज था कमोडिटी मनी, जहाँ पर ऐसी वस्तुओं को करेंसी माना गया, लेकिन इसमें मजा नहीं आया, तो हमने सेकंड स्टेज में पहुंचते हैं मेटालिक मनी. मेटालिक मनी इस्तेमाल करने लगे लोग. मेटालिक मनी के अंदर भी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू तो है. इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है समझो, कि जब तक करेंसी के रूप में यूज करना करो, जब आपकी इच्छा नहीं है, समझो लेट मी गो हियर, मेटल कॉइन है, कॉइन के रूप में मान लो, नहीं मजा आ रहा है, पिघला दो, पिघला के आप उसकी ज्वेलरी बना दो, कंप्यूटर हार्डवेयर में यूज कर सकते हैं. तो ऐसे जो अल्टरनेट यूज है, बिकॉज इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है. कागज की जो करेंसी है, पेपर नोट, उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, मतलब आप उसमें और क्या कर सकते हैं, क्या उसमें यूपीएससी के नोट्स लिख सकते हैं, नहीं, कोरा कागज तो है नहीं, तो इसका बस एक ही यूज है, करेंसी नोट, इस करेंसी नोट. तो पेपर नोट्स की तकलीफ है, उसकी कोई अंतर्भूत वैल्यू नहीं होती, जैसे कमोडिटी मनी या मेटालिक मनी की होती है. एनीवेज कमिंग बैक टू मेटालिक कॉइंस. मेटालिक कॉइन का सब जनरल नॉलेज जो है वो आप हिस्ट्री आर्ट कल्चर के जो भी लेक्चर प्रतीक सर पढ़ाते हैं, आरती मैम पढ़ाती हैं, अमित सर हैं, रिंकू मैम है, जो ठीक लगे उधर से पढ़ लेना. मैं सब पढ़ा नहीं रहा, कौन सा कुषाण राजा था, ग्रीक राजा था, वगैरह वगैरह, यू गो थ्रू दैट. एनीवेज मेटल मनी, उसके क्या फायदे. मान लीजिए मेटल मनी नहीं और कागज की करेंसी डॉलर, और मार्केट में एक मैंगो है और एक डॉलर है, तो सप्लाई डिमांड के हिसाब से क्या वैल्यू होनी चाहिए, एक डॉलर में एक मैंगो आना चाहिए. लेकिन फिर अमेरिका में इलेक्शन आए और उनका प्रेसिडेंट का चलो एक रिचर्ड निक्सन गरीब कल्याण योजना लॉन्च करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप गरीब कल्याण योजना लॉन्च करते हैं, कि दे दना देन पेपर करेंसी नोट छाप के गरीबों में बांट दो. आपके हाथ तो फिर तो गरीबी कमी हो जाएगी. नो,
भाई समझो 5 नोट आ गए मार्केट में, मैंगो तो एक ही है ना, तो सप्लाई डिमांड के हिसाब से अब क्या वैल्यू होगी, एक मैंगो $5 का मिलेगा जो पहले सिर्फ $1 का मिलता है, $1 की चीज $5 की हो गई, ये तो क्या है, महंगाई है, हाइपर इन्फ्लेशन है। तो पेपर करेंसी में ऐसे सब डेंजर होते हैं। मेटल करेंसी में थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मेटल तो जितना है उतना ही कॉइन बनेगा ना हवा में, और तो छाप नहीं सकते। तो मेटल करेंसी की एक खासियत या अच्छी बात यह है उसका सप्लाई फाइनाइट सीमित होता है, इसलिए ऐसा दिन कोई अंधाधुंध छाप नहीं सकता। तो प्रोडक्शन ऑफ द मेटल कॉइन्स इज लो, इस कारण से प्राइस स्टेबल रहते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा महंगाई की, $1 की चीज $5 की हो गई, ऐसा यूजुअली नहीं होगा, सिवाय के समझो कुछ अल नीनो या ऐसा ज्योग्राफिक इवेंट हो जाए, बाढ़ आ जाए, अकाल पड़ जाए और फिर महंगाई बढ़े तो अलग बात है, पर सिर्फ पैसा छाप के कोई महंगाई बढ़ा दे वो पॉसिबल नहीं है। मेटल की अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू है तो ज्वेलरी वेपन सब आप बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। नॉन पेरिशेबल है, खराब नहीं होगा, कोको भी मैंने आपको बताया वो तो मानसून में खराब हो जाते हैं। रिवीजिबल है, मतलब इसको पिघला के 2 छोटे सिक्के बना सकते हैं, वापस कंबाइन करके बड़ा सिक्का बना सकते हैं। फंजिबिलिटी है, ये फंजिबिलिटी क्या है वो समझेंगे संडे लेक्चर को, क्योंकि उधर 15 मिनट वही चलेगा, तो अभी नहीं जा रहे, अभी कबूल करो कि हाँ मेटल कॉइन्स फंजिबल होते हैं, रविवार को पूरा समझ लेंगे। फॉरेन ट्रेड भी पॉसिबल है कि मान लो राजा अकबर का ईरान के राजा के साथ नहीं बनता तो भी एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे क्योंकि उनको गोल्ड तो चाहिए। तो यूनिवर्सल अपील है। अब ये सारे फायदे मैंने आपके हैंडआउट में नहीं लिखे, मैंने आपके हैंडआउट में ये भी नहीं लिखा कि अपने को 15 अगस्त को आजादी मिली थी, क्योंकि आपको याद रह जाएगा। उसी तरह ये सारी चीजें मैंने एक बार बोली, एक बार आपने सुन ली, पूरी जिंदगी याद रह जाएगी। तो फालतू चीजें लिख के मैं हैंडआउट की साइज नहीं बढ़ाता। आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल में मीडिवल इंडिया में भारत का पर्शिया यानी ईरान और ये ग्रीक रोमन साम्राज्य के साथ काफी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा था। तो हम बहुत कुछ एक्सपोर्ट करते थे, स्पाइसेस, मसाले, आइवरी, हाथी दांत, सिल्क, रेशम, सैंडलवुड, चंदन, पेपर, काली मिर्च, और वो ऐसे ये ग्रीक रोमन सबको पसंद थी तो कहा जाता था ये यवन प्रिया है, क्योंकि वो यवन प्रदेश के लोगों को बहुत पसंद है ये काली मिर्च। ये सब याद रखना है, एनसीईआरटी में दिया है, कुछ बार यूपीएससी ने पूछा है। अब स्वाभाविक है हम उनको इतना सब एक्सपोर्ट करें तो पेमेंट में वो हमें गोल्ड में पेमेंट करते होंगे, तो गोल्ड में, सिल्वर में, कुछ बार बार्टर सिस्टम जैसा करते थे, वाइन में, स्लेव गर्ल्स में वो अपनी तरफ से सामान भेजेंगे, सामने हम कुछ एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन वेदनाथ बहुत एक्सपोर्ट करते थे तो बहुत सारा गोल्ड भारत में आता था। उस पे उस जमाने के राजा जो भी जीएसटी और दूसरे टाइप के टैक्स लगाते होंगे तो राजा को भी बहुत सारी आमदनी होती थी भारत के राजाओं को, तो गोल्ड वो बहुत कमाते थे इंडिया के किंग्स। तो कॉइन भी छापेंगे तो अच्छे क्वालिटी के छापेंगे। तब देखो ये गुप्ता किंगडम के कॉइन्स देखो कि राजा जो भी मीना बजा रहा है, शिकार कर रहा है, हाई क्वालिटी बिग साइज कॉइन्स दे वर मेकिंग। तो आप देखते हैं ये तो मिडिवल इंडिया में तो गजब बहुत अफलातून क्वालिटी के गोल्ड कॉइन्स गुप्त साम्राज्य में बन रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे फिर मिडिवल एज का एंड होता है, आगे आप बढ़ते हैं, तब देखो ये ऐसे फटीचर किस्म के ब्रॉन्ज के, पता नहीं कौन सी एल्यूमिनियम के कॉइन्स बना रहे हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे रोमन पर्शियन साम्राज्य वीक होता है तो वो लोग इंडिया से इंपोर्ट कम करते हैं, तो वहां से गोल्ड भारत में कमाते हैं, तो भारत के राजाओं के पास टैक्स में गोल्ड कमाते हैं, तो स्वाभाविक है फिर वो कचरपट्टी क्वालिटी के ही कॉइन्स बनाएंगे। तो कोई साम्राज्य वो कैसे वीक हो रहा है वो उसके कॉइन की क्वालिटी और ऐसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से हम समझ सकते हैं। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में दिया इसलिए हम जान रहे हैं। तो मेटालिक मनी के अंदर हमने अच्छी बुरी बातें देखी, अब कुछ चीजें समझिए, डिबेसमेंट क्या, फुल बॉडी कॉइन्स क्या, टोकन कॉइन्स क्या। अकबर जो राजा था 1556 से 1605, तो जैसे अमेरिका में आप जानते हैं सेक्रेटरी होते हैं, मतलब मिनिस्टर को सेक्रेटरी बोलते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी वगैरह, भारत में मंत्री होते हैं। तो अकबर के जमाने में ऐसे उसने मनसबदार बनाए थे। वो सोचो उसका टॉप आईएएस था या टॉप मिनिस्टर था जो भी, तो ये सारे जो मनसबदार थे उनको सैलरी देनी थी। और अकबर के जमाने में कॉपर के, गोल्ड के, सिल्वर के अलग अलग कॉइन्स थे। हम कॉपर कॉइन का उदाहरण लें तो 20 ग्राम के बड़े बड़े मोटे जाली सिक्के वो बना रहा है। आगे बढ़ते हैं, बढ़ते बढ़ते औरंगजेब तक पहुंचते हैं। तो ये जो मिनिस्टर थे वो पहले 29 थे, अब 79 हो गए। ऐसा क्यों? एक तो शायद साम्राज्य उसने बड़ा किया, दूसरा बहुत सारे छोटे भाई जो जागीरदार थे वो बगावत नहीं करे, इसलिए औरंगजेब ने सबको मिनिस्टर बना दिया, तुम मौज करो। अब इतने सारे मिनिस्टर बना दिया, सबको सैलरी देनी है, क्या करेंगे? सिक्के ज्यादा छाप दो। अब ज्यादा सिक्के छापने, लेकिन अगर ट्रेजरी में, आपकी तिजोरी में इतना गोल्ड नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं औरंगजेब के बहुत सारे युद्ध में वो स्प्रेड हो गया था उसका पैसा, तो उसके पास मेटल नहीं है, लेकिन सबको सैलरी देनी है, वो क्या करेगा? कचरपट्टी छोटे छोटे साइज के कॉइन छापता है। तो पहले जो 20 ग्राम के कॉपर कॉइन थे अब क्या है, 13 ग्राम के छोटे छोटे कचरपट्टी साइज के कॉपर कॉइन आ रहे हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? डिबेसमेंट। बेस मतलब आधार, आधार क्या था? मेटल, मेटल ही उसने सिकुड़ दिया, कम कर दिया, डिबेसमेंट कर दिया। तो आर्कियोलॉजी में जब आप ऐसा भी देखते हैं तो पता चलता है अब इस राजा का साम्राज्य वीक हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड डिबेसमेंट। ये डिमोनेटाइजेशन नहीं है। डिमोनेटाइजेशन कब होता? औरंगजेब ये कहता मैं मेरे जो दादा परदादा है उसके 500,000 के कॉइन में बैन करता हूं, आके एक्सचेंज कर लेना, तो डिमोनेटाइजेशन कहते हैं। उसने ऐसा नहीं बोला कि अकबर के कॉइन बैन है, नहीं वो भी चले, ये भी चले। तो दिस इज डिबेसमेंट। तो अब इससे पता चलता है कि उसका भी साम्राज्य धीरे धीरे औरंगजेब तक तो चलेगा, उसके बाद वाली जनरेशन में आप जानते हैं सब उनका खत्म हो गया। अब जब कॉइन की क्वालिटी बेकार होती है तो लोगों की श्रद्धा चली जाती है उस राजा में से, ये मजा नहीं है, इसके कॉइन बेकार है, तो लोग वापस से बार्टर सिस्टम करेंगे, मैं आपको टमाटर दूंगा, आप मुझे गेहूं दीजिए। तो औरंगजेब उस पर टैक्स लगा नहीं पाएगा क्योंकि ट्रेस करना मुश्किल हो जाएगा, हिसाब किताब कोई रखेगा नहीं, टैक्स कलेक्शन कम होगा तो इसकी प्रॉब्लम और बढ़ेगी। करते करते फिर जो भी बाकी साम्राज्य, ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर 1857 की विप्लव के बाद अंग्रेजों की हुकूमत फाइनल होती है भारत में, और अंग्रेज राजा अपने करेंसी निकालते हैं, लेकिन उसका नाम रहता है रुपया। तो मेटल मनी में डिबेसमेंट क्या हुआ कि कॉइन के अंदर मेटल की क्वांटिटी वो कम कर देते थे क्योंकि उनका एम्पायर वीक हो रहा था। अभी आगे बढ़ते हैं, फुल बॉडी और टोकन कॉइन्स क्या है। मित्र 1 रुपये का कॉइन है, तो इस पर लिखा है 1 रुपया, यानी कि इसकी फेस वैल्यू है 1 रुपया। उससे आप ये क्लिनिक प्लस का एक सैशे खरीद सकते हैं, तो फेस वैल्यू का ये परचेजिंग पावर है। अब कोई कहने मैं तो इसको मेल्ट कर दूंगा, पिघला दूंगा और इसमें से सरिया बना दूंगा, आई विल मेक अ स्टील रॉड आउट ऑफ दिस। तो स्टील रॉड भी आप दे सकते हैं, मान लो 2 रुपये में बिका तो वो सब उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि आप मेटल को मेटल के भाव में बेचना शुरू करें, फेस वैल्यू नहीं देख रहे। तो एवरी कॉइन विल हैव 2 वैल्यूज, वन इज द फेस वैल्यू जिससे आप शॉपिंग करते हैं, दूसरा इंट्रिंसिक वैल्यू कि उसके अंदर मेटल की क्या वैल्यू है। अब जैसे अमेरिका के अंदर सिल्वर डाइम ऐसी करेंसी थी, वैसा कि उसमें लिखा होगा 10 सेंट्स या $0.10, तो वो उसका फेस वैल्यू हो गया। लेकिन अगर आप इसको पिघला देते तो सिल्वर डाइम था, सिल्वर का सिक्का था, पिघलाओगे तो मेटल तो सिल्वर बहुत महंगी और कीमती होगी, तो अगर आप पिघला के सिल्वर को सिल्वर के वजन के हिसाब से बेचोगे तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू करीब $2 का सिल्वर उसमें भरा रहता था। यानी कि ये ऐसी करेंसी हुई जिसका फेस वैल्यू कम है और इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है। तो क्या होगा? तो पब्लिक फिर इसको करेंसी के रूप में यूज नहीं करेगी ना, वो सोचेगा इससे मैं अगर एक क्लिनिक प्लस का शैम्पू खरीद लूंगा तो मेरा नुकसान है क्योंकि ये तो बहुत महंगा सिल्वर है, तो मैं इसको घर पे छुपा के रखता हूँ। 10-20 साल जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो इसको पिघला के उसको कॉलेज की फीस भरूंगा, उसकी शादी करवाऊंगा। तो सब लोग ऐसा करते करते कॉइन्स को पिघलाने लगे, मेल्टिंग करने लगे, तो कॉइन्स की शॉर्टेज हो गई। तो दिस इज द प्रॉब्लम विद फुल बॉडीड कॉइन्स। फुल बॉडीड मतलब आप सोचो शक्तिशाली, मजबूत, हट्टा कट्टा। हट्टा कट्टा कैसे? क्योंकि उस कॉइन के अंदर दबा दबाकर एक्सपेंसिव धातु भरी गई है। तो फुल बॉडी कॉइन ऐसे होते हैं जिसमें प्रेशियस मेटल दबा दबाकर भरी गई है। वो हम कैसे नाप सकते हैं कि इस कॉइन की इंट्रिंसिक वैल्यू वो उसकी फेस वैल्यू के इक्वल या ग्रेटर हो सकती है, समझते हैं। लेट मी गो टू, समझो एक गोल्ड कॉइन है जिसका अंदर हमने लिख दिया $1, और उसमें मान लो $1 वैल्यू का गोल्ड भरा है, वजन के हिसाब से भी $1 का गोल्ड लिया, और साल है जो भी 1800, तो मैं कहूँ इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू, क्योंकि लिखा भी $1 और गोल्ड भी वजन के हिसाब से $1 का है। लेकिन आप जानते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट विल हैपन कि हम साल 1900 तक पहुंचेंगे,
तो गोल्ड की तो धीरे धीरे शॉर्टेज होगी, गोल्ड महंगा होगा, तो कॉइन पे तो अभी भी $1 लिखा है, लेकिन जो गोल्ड है उसका वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगा $5। तो तब क्या हो जाएगा, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू विल बिकम ग्रेटर देन द फेस वैल्यू। इस कारण से लोग क्या करेंगे, होल्डिंग संग्रहखोरी करेंगे, दे विल नॉट यूज इट एज करेंसी, वो उसको छुपा के रखेंगे। तो ऐसे सिक्कों को हम क्या कहते हैं, फुल बॉडीड कॉइन, जिसमें एक्सपेंसिव धातु दबा दबा कर भरी होती है। तो अब भाई तो सरकार अपना नुकसान तो होने नहीं देगी, सरकार क्या करेगी, सरकार धीरे धीरे उस कॉइन के अंदर मेटल कॉम्पोजिशन चेंज कर देगी कि अब से ये इसमें सिल्वर नहीं रखना है, कॉपर या कोई ऐसी मेटल रखते हैं जिसको पिघलाओगे तो तुम्हारा फायदा नहीं होगा। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये फुल बॉडी कॉइन तो धीरे धीरे फेज आउट हो गए हैं, अलग अलग देशों ने बंद कर दिया। नाउ तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज फुल बॉडी कॉइन कीमती धातु दबा दबा के भरी है, इट हैज वेरी एक्सपेंसिव मेटल इनसाइड इट। तो सॉल्यूशन क्या है, अब अमेरिका ने 1965 के बाद सबक लिया भाई ऐसा सिल्वर के तो कॉइन नहीं निकालने हैं, लॉस हो जाएगा, तो सस्ती सी कॉपर ब्रॉन्ज कोई मेटल का निकालते हैं, उसको पिघलाओगे तो आपका कोई फायदा नहीं होगा। भारत में भी आजकल ऐसे कॉइन बनते हैं, इसको हम कहते हैं टोकन कॉइन्स, प्रतीकात्मक। ये प्रतीकात्मक आप ये मान लो कि ये जो भी $1 या $0.10 का है, श्रद्धा से मान लो इसके अंदर धातु उतनी वैल्यू की है नहीं है, बहुत कम सस्ती वाली धातु में रखी, सो दीज आर कॉल्ड टोकन कॉइन्स, जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू उनकी फेस वैल्यू से कम होती है। मान लो $1 का कॉइन है और इसके अंदर रखा होगा 0.50 सेंट्स वाला ही उसमें धातु होगा। तो फुल बॉडी वर्सेस टोकन कॉइन्स, आई गिव यू 30 सेकंड, ये बात दिमाग में उतारिए। ये भी पिछले 10 साल में यूपीएससी नहीं पूछा है, तो तुम पढ़ा क्यों रहे, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है। एनसीईआरटी में आप देखते हैं आजकल वो सब ट्रिम कर रहे हैं, बहुत सारा कुछ हटा रहे हैं, लेकिन यूपीएससी का ऐसा होता है कुछ थियरी के क्वेश्चन समझो 5 साल पहले सेट किया, तो वो अपना डेटा सेट अपडेट नहीं करे, हो सकता है वो पूछ भी ले। सो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द कीवर्ड्स। अमेरिका में जैसे अपना $1 तो 100 पैसा है, तो उनका $1 में 100 सेंट है, तो 1 सेंट को वो कहते हैं पेनी। अब ऐसे एक पेनी जो बनाते हैं उसमें जो भी कॉपर या कोई मेटल लगता होगा, 1 सेंट पेनी के अंदर 4 सेंट का मेटल है, तो यहाँ पर उनकी यूएस गवर्नमेंट का लॉस होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पेनी सिर्फ ले लेंगे पर वो यूज नहीं करेंगे, उसको पिघला के मेटल बेचना शुरू करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जो पेनी कॉइन्स हैं इसको हम नहीं बनाएंगे, ये लॉस का धंधा है। फिर हमें ये इस पे दिमाग नहीं खर्च करना। अमेरिका में क्या चल रहा है मैंने आपको बताया कि दिस इज द फुल बॉडी कॉइन। भारत में भी तकलीफ थी, एक जमाने में $5 का सिक्का बहुत ही एकदम जाड़ा मोटा हैवी मेटल आता था, बांग्लादेशी उसका स्मगलिंग करते थे, क्योंकि वो बांग्लादेश ले जाते उसको और पिघला के उसमें से 5 रेजर ब्लेड बनाते और फिर एक रेजर ब्लेड $2 में बेचे तो $10 कमा लेते थे। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, भारत सरकार क्या करेगी, अब से उन्होंने $5 का कॉइन भी एकदम पतला सा आता है आजकल, छोटा पतला, मतलब फील ही नहीं मिले कि वो $5 का कॉइन है, बट दैट इज द कॉइन, तो उसको पिघलाओगे तो आपका फायदा नहीं। फिर आप $10 का कॉइन देखो, इसमें 2 मेटल है, ये बाहर एक दूसरी मेटल अंदर दूसरी, तो इसको भी पिघलाओगे तो सब बिगड़ जाएगा, इट विल नॉट हेल्प यू इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी। तीसरा सरकार ने ये काम किया, एक कानून है कॉइनेज एक्ट, उसमें सब लिख दिया है कि आप कॉइन को पिघलाओगे तो 7 साल तक की सजा आपको हो सकती है। आजकल ये भी करते हैं कि मान लो पहले ये इधर से इधर, इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर, तो डायमीटर मान लो ये 1 सेंटीमीटर डायमीटर में 50 पैसे का सिक्का बनाते थे, तो आजकल 1 सेंटीमीटर डायमीटर में जो बनाते हैं उसी को $1 का सिक्का भी उसी डायमीटर का, तो मतलब कम मेटल में वो सिक्के बना रहे हैं ताकि वो पिघलाओ तो भी आपका लॉस हो जाए। एनीवे सो दैट इज फुल बॉडी कॉइन्स एंड टोकन कॉइन्स वी आर डन। इसके आगे मुद्दा आएगा पेपर मनी। देखिए मेटल कॉइन की अच्छी बात क्या थी कि उसको मेल्ट करके आप, धातु का इस्तेमाल था, पूरी जिंदगी खराब नहीं होंगे, पेरिशेबल नहीं है वगैरह वगैरह, बट देयर इज अ प्रॉब्लम, आपको मुंबई टू दिल्ली ले जाना है तो इट इज वेरी बल्कि, बहुत वजनदार है, बीच में रास्ता रोके चोर लुटेरे लूट लेंगे आपको। तो ट्रैवलर्स ने सोल्यूशन ये निकाला कि मुंबई में वो किसी मर्चेंट, व्यापारी, जो भी शॉप साहूकार है उसके पास जाएंगे, अपने गोल्ड डिपॉजिट करेंगे कॉइन्स, मर्चेंट उनको एक चीट या हुंडी देगा, मतलब कागज का टुकड़ा, फिर वो व्यक्ति ट्रैवलर दिल्ली जाएगा और दिल्ली उस चीट को या हुंडी को कन्वर्ट करा देगा वहां पर जो मर्चेंट गिल्ड होगी, बीच में आपको मर्चेंट्स का अपना कमीशन होगा। तो इस प्रकार से ट्रेड चलता था, तो इसमें फायदा क्या है कि बहुत सारा वजन आपको उठा के नहीं ले जाना। तो दिस इज हुंडी या चीट सिस्टम धीरे धीरे शुरू होती है। अभी समझो हर एक बार ट्रैवलर दिल्ली गया तो वो एनके यानी कन्वर्ट नहीं करेगा, वो इसमें लिखा होगा $10, तो बस यही वो चिट्ठी चाय पिएगा उसको दे देगा, तू जाके चेंज करा देना मैं तो निकलता हूँ, फिर वो जिसको चाय मिला जिसने बेचा है वो तीसरे बटर वाले को दे देगा, तू ले लेना। तो धीरे धीरे मेटल को कोई निकाल नहीं रहा है, वो उस मर्चेंट के पास ही पड़ा, लेकिन उसने जो पेपर करेंसी जारी किया था वही करेंसी के रूप में सब लोग यूज कर रहे हैं। तो धीरे धीरे मेटल की शॉर्टेज होने लगी, ट्रांसपोर्ट में तकलीफ होने लगी, इसलिए अलग अलग मर्चेंट गिल्ड्स, मतलब व्यापारियों का ये जो एसोसिएशन होता है, संघ होता है, उन्होंने ऐसे पेपर रिसीट या नोट्स इशू किए और धीरे धीरे लोग ऐसे गोल्ड कॉइन के सामने इशू किए गए ऐसे पेपर रिसीट को ही पैसा मानने लगे। इसे हम कहते हैं फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी मतलब विश्वास, क्या चाहिए शॉप साहूकार जो है उसके एसोसिएशन पे हमको विश्वास है, तो हम इसने जो करेंसी दी है उसी को अलग अलग जगह टीवी फ्रिज मोबाइल खरीदने में यूज करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड फिड्यूशियरी मनी। मैंने हैंड आउट में नहीं दिया, क्योंकि फिड्यूशियरी मनी एनसीईआरटी में नहीं दिया, तो फालतू का लोड नहीं लेना है 25 चीजें इन्वेस्टोपीडिया से सर्च करके। एनीवे सो दैट वाज फिड्यूशियरी मनी। अभी भी इसके पीछे सरकार या राजा रानी का कोई कानूनी लीगल अथॉरिटी नहीं आता, वो अभी नेक्स्ट स्टेप में आएगा। तो अब तक हमने देखा मेटल कॉइन उसकी अल्टरनेट यूज थी, इंट्रिंसिक वैल्यू थी, पेपर करेंसी है उसका कोई अल्टरनेट यूज नहीं है, उसमें आप कोई यूपीएससी के नोट्स नहीं लिख सकते, डायरी नहीं लिख सकते, तो पेपर करेंसी हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू। अब ऐसी पेपर करेंसी उसको भी एक लीगल अथॉरिटी देनी थी, उसके वास्ते 2 अलग अलग कानून याद रखने हैं। भारत के अंदर $1000 तक के सिक्के कॉइन्स, $1 का पेपर नोट, और ये सब कौन जारी करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्यों जारी करता है, बिकॉज कॉइनेज एक्ट में लिखा है, पहले पुराना कानून था 2011 में और अपडेट किया, तो $1000 तक के सिक्के मतलब 50 पैसा, $1, $2, $5, 10, 20, यहाँ तक तो है, कल उठ के इच्छा हो जाए $1000 का कॉइन जारी करने तो भी कर सकते हैं, और $1 का पेपर नोट भी कौन जारी करता है, गवर्नमेंट। अब जो कॉइन है उस पर किसी का सिग्नेचर नहीं होता है, कॉइन पे किसी का सिग्नेचर नहीं है, पर $1 का जो पेपर नोट होता है उस पर सिग्नेचर होता है, तो किसका सिग्नेचर होता है, आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर नहीं होता, वित्त सचिव यानी फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक बड़ा आईएएस ऑफिसर होता है। तो 1 रुपी नोट इज साइंड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी एंड नॉट आरबीआई गवर्नर। अब इसके अलावा जितनी करेंसी है, $2, $5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, पहले 1000 के बंद हो गए, 2000 थे वो भी उन्होंने हटा दिए, तो जितनी पेपर करेंसी बाकी सब कुछ है वो आरबीआई जारी करती है, जिसको हम कहते हैं बैंक नोट्स। अलग अलग टाइम पे अलग अलग करेंसी थी, एक जमाने 10,000 का भी नोट आता था, फिर 2 से 2000 के नोट, अब 2000 वाला उन्होंने हटा दिया, 1000 वाला चला गया, चलते रहता है। तो बाकी सब कुछ है वो किसका है, आरबीआई का है। आरबीआई एक्ट 1934 में ये पावर मिले हैं, तो इन सभी बैंक नोट्स पे साइन किसका होगा, आरबीआई गवर्नर का। अभी कौन है, संजय मल्होत्रा, और वो भी एक जमाने में आईएएस थे। तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि एक विन डायग्राम बना दो, सर्कल, सभी कॉइन्स और $1 का नोट, तो मोदी जी मतलब भारत सरकार, और $1 के नोट पे फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करेंगे। इस विन डायग्राम या यूनिवर्स के बाहर जितना है 2 से लेकर 500 के नोट कौन जारी करेंगे, आरबीआई गवर्नर। याद रखना है, रात को 2 बजे पूछे तो भी याद रखना है,
बस क्योंकि ऐसा ही है। अभी आरबीआई गवर्नर का तो चलो हम नाम याद रखेंगे, संजय मल्होत्रा है। हालांकि आपके हैंडआउट में हो सकता है कुछ जगह पर पुराने गवर्नर का रखा हो शक्तिकांत दास। उसकी कारण या तकलीफ क्या है? जो मैंने ग्राफिक्स बनाए थे वो एक सॉफ्टवेयर था, हाइपोटेक्स ऐसा कुछ था। उसका डेवलपर ऐसा निकला कि वो सॉफ्टवेयर उसने बंद कर दिया। मैंने फीस भी दी थी पर नहीं, वो सॉफ्टवेयर ही बंद। मैं कहता हूं पर एक्टिव रखो, नहीं पर आप जैसे जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करते हैं वो चलता ही नहीं। तो खैर मैं किसी वक्त वो चेंज करूंगा, नीड नॉट वरी। तो आरबीआई का गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास नहीं, अभी है संजय मल्होत्रा। हालांकि हैंडआउट में कुछ जगह शक्तिकांत दास हो सकता है तो उसका लोड नहीं लेना है। नाउ आरबीआई गवर्नर का नाम तो हम याद रखेंगे। ये मैंने बताया कि 1 रुपए का नोट फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करता है, जो एक फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आईएएस ऑफिसर है। उसका क्या नाम है उसका नाम हम याद नहीं रखेंगे, क्योंकि जो फाइनेंस सेक्रेटरी है उसका कोई 5 महीने रहे, 2 साल रहे, वो रिटायर हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, सो विल नॉट वेस्ट टाइम, क्योंकि वो डायनामिकली चेंजिंग इन्फॉर्मेशन है। तो यूजुअली यूपीएससी पूछेगी नहीं, क्योंकि पूछेगी तो उसके आंसर की गलत होने का डेंजर रहता है। तो यूपीएससी पेपर सेट करने वाले लोग शातिर होते हैं, तो यूजुअली अवॉइड करते हैं। आरबीआई नोट छापेगी, आरबीआई की अपनी सब फैसिलिटी होगी। सरकार जो कॉइन छाप रही है तो उसके लिए अलग अलग जगह पर उसकी मिंट्स होंगी, कारखाने होंगे। वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ये सब हम पढ़ेंगे नहीं, ऐसा बैंकिंग जनरल नॉलेज हमारे लिए काम का नहीं। अब ये सारे कॉइन्स जो बने तो भारत सरकार खुद गरीबों में बांटने नहीं जाएगी। भारत सरकार आरबीआई को देती है और आरबीआई आगे उसको छुट्टे पैसे बैंकों के साथ एक्सचेंज कराती है। मेरे आपके जैसे लोग बैंकों में जाके एक्सचेंज कराते हैं। वो पूरी क्या प्रोसेस है नेक्स्ट वीक हम लोग समझेंगे, गुरु शुक्र में जब हम पहुंचेंगे। तो अभी उसमें नहीं जा रहे हैं, सो विल नॉट वेस्ट टाइम। अब ये पढ़ लो तो 2 मिनट का काम है असल में। कुछ लोग झंडा उठा लेते हैं, ये ऐसा क्यों है? तो जवाब ये ऐसा ही है कि ये भाई 1 रुपए का कॉइन ये कोई और छापता है, गवर्नमेंट आप बोल रहे हो, आरबीआई कुछ और छाप रहा है, तो दोनों को मर्ज क्यों नहीं कर देते? दोनों ही काम एक ही कर ले आरबीआई। देखिए मर्ज नहीं कर सकते क्योंकि कानून अलग है। कॉइनेज एक्ट नाम का कानून भारत सरकार को कुछ पावर देता है, आरबीआई एक्ट आरबीआई को कुछ पावर देता है। अगर आप चाहते हैं सारी करेंसी आरबीआई इशू करे तो सॉल्यूशन क्या है? ये दोनों को मर्ज कर देना पड़ेगा। तो आप समझो ये क्या चुनाव में सरकार को या रूलिंग पार्टी को मदद करे ऐसा मुद्दा है, लाइक वक्फ बोर्ड या सिटीजनशिप अमेंडमेंट या 370 आर्टिकल, ट्रिपल तलाक, ये सारा काम धंधा छोड़ के ये 2 कानून मर्ज कराएंगे? नहीं। तो जैसा है अंग्रेजों के जमाने से ऐसा ही चल रहा है। तो ऐसा क्यों है? तो इसका जवाब ये ऐसा ही है। सो वी नीड नॉट वेस्ट आवर ब्रेन इन दिस, व्हाई इट इज लाइक दिस, वी सिंपली हैव टू मेमोराइज एंड मूव अहेड। अब इसके बाद जो पढ़ना है वो एक अलग फियाट मनी लीगल टेंडर वगैरह चलेगा, व्हिच रिक्वायर्स फ्रेश माइंड। तो बेटर वी टेक अ ब्रेक and then we will move forward. So let's take a break for 5 minutes, then we move forward. Three more minutes. Thirty more seconds. हमारे फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले टेल मी इन द वोटिंग लाइन, कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी, देख सकते हैं सुन सकते हैं, तो फर्स्ट नोट करें। नंद, अमर, मयंक, सचिन, अमूल्य, खुशबू, नंदन, जस्ट मूव फॉरवर्ड। यूजुअली जब हम ब्रेक लेते हैं तो कोई ना कोई मैं पीवाईक्यू छोड़ के जाता हूं, लेकिन अभी तो हमने इतना पढ़ाई नहीं कि पीवाईक्यू की चर्चा हो सके। अदरवाइज नॉर्मली व्हेनेवर वी टेक 5 मिनट ब्रेक, 1-2 एमसीक्यू रहते हैं जिस पे आप मंथन करते हैं, फिर ब्रेक के बाद हम उसको सॉल्व करते हैं वगैरह वगैरह। एनीवेज, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी सिंपल, फियाट मनी लीगल टेंडर। सिंपल, ये जो होशियार है उसको तो 5 मिनट में समझ आ जाए, जिसको वकील बनना है तो फिर पूरी जिंदगी भी उसको समझ नहीं आवे। फिर मैं इसको आपको जितना सिंपल हो सके समझाने की कोशिश करता हूं। सिंपल क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति बनना है, देयर आर 2 कंडीशन। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए, टाइगर श्रॉफ के मैं हूं। बट देयर इज सेकंड कंडीशन, 35 से ऊपर की एज होनी चाहिए, इसकी 33 34 है, तो दूसरा कंडीशन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या, 1 मल्टीप्लाई विद 0, तो जब आता है 0, टाइगर श्रॉफ नॉट एलिजिबल। जैकी चैन के मैं तो 67 ईयर का हूं तो मैं एलिजिबल हूं, पर भारत का नागरिक नहीं है ना, तो 0 मल्टीप्लाई विद 1, जब 0 ही इज नॉट एलिजिबल। अमिताभ बच्चन बन सकते हैं, ये नागरिक भी है, मल्टीप्लाई विद 35 के ऊपर की एज भी है, 1 into 1 जवाब है 1, सो यस ही इज एलिजिबल।
तो टू कंडीशंस मस्ट बी मेट साइमल्टेनियसली, एक साथ पालन होना चाहिए। अभी समझो कि फियाट मनी क्या है। पहले तो मनी क्या है, कल हमने देखा था, ये कोई फिजिकल या डिजिटल चीज है, कॉइन या नोट के स्वरूप में होती है। उसकी मदद से वैल्यू नाप सकते हैं कि जैसे एक चाय का कप 15 रुपये, दो चाय का 30 रुपये, थ्री चाय का 45 रुपीज। तो अगर एक मेजरमेंट टैब होती जिसमें मैं वैल्यू नापता, इतनी वैल्यू नापता, तो उसमें यूनिट क्या होता है, रुपया रुपया रुपया। तो यस, रुपया इज अ मनी। तो फियाट मनी का मतलब क्या है, उसमें दो कंडीशन है, दोनों एक साथ फुलफिल होनी चाहिए। पहला कंडीशन ये है कि इट मस्ट बी मनी, यानी इट मस्ट बी सम टाइप ऑफ फिजिकल या डिजिटल कॉइन या करेंसी नोट विच कैन मेजर वैल्यू, जिससे आप मूल्य नाप सको। तो 5 रुपये का कॉइन है, 2000 का नोट है, 100 डॉलर है, 20 युआन है, मार्शल आइलैंड में कैसोवी नाम का डिजिटल कॉइन उन्होंने इशू किया। ये जितनी करेंसी है सब कुछ आपके मनी है, क्योंकि इसकी मदद से हम वैल्यू नाप सकते हैं। यस, तो वन मतलब फुलफिल हुआ। मल्टीप्लाई विद सेकंड कंडीशन, ये जो भी करेंसी है या कॉइन है, इट मस्ट बी इशूड बाय किंग, क्वीन, गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक, आरबीआई, ऐसी कोई जिसके पास सत्ता है, कानूनी ताकत है, उसने जारी किया होना चाहिए। सब कुछ सरकार या सेंट्रल बैंक ने जारी किया। तो अगेन वन इंटू वन जॉब क्या आएगा, वन। तो इट इज फियाट मनी। यस, इट इज फियाट मनी। अब आप सोचिए बिटकॉइन। बिटकॉइन हम लोग संडे आराम से पढ़ेंगे। वो एक जात की डिजिटल करेंसी है, वो किसी सरकार ने, सेंट्रल बैंक ने नहीं जारी की, कोई सतोशी नाकामोटो नाम का प्राइवेट प्रोग्रामर या हैकर था, उसने बनाया। अब बिटकॉइन की मदद से भी आप वैल्यू नाप सकते हैं। अब क्योंकि एक बिटकॉइन का वैल्यू होता है मान लो $1,00,000 और उसमें से लाखों रुपए निकलेंगे, तो स्वाभाविक है रुपये में कोई चीज है उसको बिटकॉइन में एक्सप्रेस करना है तो फ्रैक्शन में जॉब आएगा। तो मान लो एक चाय का 15 रुपये का हो, तो यानी 0 पॉइंट बहुत सारे जीरो के बाद 0.60 बिटकॉइन, दो चाय का मतलब बहुत सारे जीरो के बाद पॉइंट समथिंग बिटकॉइन, तीन चाय का बहुत सारे जीरो के बाद पॉइंट समथिंग बिटकॉइन। तो बिटकॉइन की मदद से भी आप वैल्यू नाप सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। तो बिटकॉइन इज अ मनी, करेक्ट। तो बिटकॉइन, डॉज कॉइन, बहुत सारी ऐसी जो प्राइवेट करेंसी है, वो डिजिटल कॉइन है, करेक्ट। इट कैन बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, करेक्ट। तो मैं लिखूं वन। मल्टीप्लाई विद सेकंड कंडीशन क्या थी, राजा रानी सेंट्रल बैंक सरकार जारी करेगी ना, ये तो प्राइवेट प्रोग्रामर ने जारी किया। तो ये तो जीरो हो गया ना, तो 1 इंटू 0 जॉब क्या आएगा, जीरो। तो यानी ये सब फियाट मनी नहीं है, क्या बिटकॉइन, डॉज कॉइन वगैरह। कुछ दम है नहीं इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। ये दूध है, ये ग्लास है। मैं जब ग्लास में दूध भरूं तो हम ये नहीं कह सकते कि जो ग्लास है वो दूध बन गया, वो अलग चीज है। सिमिलरली मान लो मेरे पास 500 रुपए, मैंने बैंक में जमा किया, बैंक वाले ने मुझे चेक बुक दिया, एटीएम कार्ड दिया, तो ये मेरे टूल्स हैं। अब मैं चेक आपको 500 रुपए का एटीएम से 500 रुपए का ट्रांजेक्शन करूं, तो यस वी आर यूजिंग मनी। और ये चेकबुक खुद में मनी नहीं है, जस्ट लाइक ग्लास खुद में दूध नहीं है, वो एक टूल है जिससे आप दूध को यूज कर रहे हैं। मैं समझाता हूँ। देखिए रुपये से हमने वैल्यू नापी, एक चाय का 15 रुपए, दो चाय का 30 रुपए, तीन चाय का 45 रुपीस। लेकिन क्या आप चेकबुक या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से वैल्यू नाप सकते हैं? नहीं। अब ये नहीं बोल सकते ना एक चाय का मतलब एक क्रेडिट कार्ड, दो चाय का मतलब दो क्रेडिट कार्ड, तीन चाय का मतलब तीन क्रेडिट कार्ड। नो। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स, साधन है जिससे आप पैसा यूज कर सकते हैं, खुद में पैसा नहीं है। उसी तरह चेकबुक, अब ये बोलेंगे क्या चेक, एक चाय का एक चेकबुक, दो चाय का दो चेकबुक, तीन चाय का तीन चेकबुक। नो। तो यानी चेकबुक खुद में मनी नहीं है। चेकबुक इज मियरली एन इंस्ट्रूमेंट और टूल टू यूज योर मनी। आपके तो नेफ्ट, आरटीजीएस वगैरह क्या वो सब टेक्नोलॉजी है ना, उससे तो पैसा, यूपीआई क्या टेक्नोलॉजी, उससे पैसा ट्रांसफर होता है। अब ये थोड़ी कहेंगे एक चाय का इक्वल 1 यूपीआई, दो चाय का इक्वल 2 यूपीआई। नो, तो यूपीआई इज नॉट मनी, यूपीआई इज अ टेक्नोलॉजी टू यूज योर मनी। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेकबुक, डिमांड ड्राफ्ट क्या है और आकर आराम से सुकून से पढ़ेंगे, बट दे आर नॉट मनी, क्योंकि वो मेजरमेंट यूनिट नहीं है। तो जीरो जीरो, और उसे किसी राजा रानी ने, सरकार ने इशू भी नहीं किया, तो इधर भी जीरो जीरो, तो जब आएगा जीरो। सो दिस थिंग्स आर नॉट मनी, दिस थिंग्स आर नॉट फियाट मनी। अब कुछ लोग झंडा उठा लेंगे कि देखिए मोदी जी ने श्रीमती कृष्णा यादव को 51,000 रुपए दिए, तो ये तो सरकार ने जारी किया ना, तो ये तो मनी हो गया। भाई वो चेकबुक है, वो टूल है, वो मनी नहीं है। तो 1 इंटू 0 जावा जीरो। सरकार आपके नहीं, सरकार ने जारी किया, चलो, पर सरकार ने जारी किया, अपनी मनी नहीं है, नहीं तो टूल है, तो इसको आप फियाट मनी नहीं बोल सकते। चेक इज एन इंस्ट्रूमेंट, चेक इटसेल्फ इज नॉट मनी, याद रखिए। बात में कुछ दाम नहीं, एमसीक्यू सीधा वो चार में से क्या फियाट मनी, सिंपल थिंग्स। तो इकोनॉमी जब पढ़ रहे हैं आपको वकील नहीं बनना है कि सूरज पूर्व दिशा से उगता है, वीनस में पश्चिम दिशा से उगता है। भाई वो क्यों एक्सेप्शन आप ढूंढने जा रहे हो, नोबडी इज आस्किंग दैट। तो ये होता है रेस का घोड़ा और एक होता है सड़क का सामने। सड़क का सामने वो यही सब, सरकार ने चेकबुक से दिया तो फियाट मनी है, सरकार ने एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया, उसने मुझे एटीएम कार्ड दिया तो ये फियाट मनी है, मैं आईएएस बनूंगा तो मैं साइन करूंगा तो ये नो। सिंपल डेफिनेशन, व्हाट वी हैव डन, एक्सेप्ट एंड मूव फॉरवर्ड। अब ऐसे और भी इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। हम लोग पिलर 1C में मतलब आज से लगभग 3-3.5 हफ्ते बाद जाएंगे शेयर बाजार में। सरकार को लोन में पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी ऐसे इंस्ट्रूमेंट जारी करते हैं। आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करो तो आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, मूलधन और ब्याज मिलेगा। कंपनियों को लोन में पैसा चाहिए, वो अपने बॉन्ड डिबेंचर इशू करते हैं, आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करो, प्रिंसिपल इंटरेस्ट मिलेगा। कंपनियों को पैसा चाहिए, वो अपने शेयर से इक्विटी भी जारी कर सकते हैं, आप इन्वेस्ट करो, आपको वो कंपनी के प्रॉफिट में से डिविडेंड मिलेगा। ये सब कुछ हम लोग 3.5 हफ्ते बाद देखेंगे शेयर बाजार में। हाँ, तो ये सब क्या है, इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स है, ये खुद में पैसा नहीं है, दीज आर इंस्ट्रूमेंट, दीज आर नॉट मनी। आप ये नहीं बोल सकते ना एक चाय का भी एक शेयर, दो चाय का दो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तीन चाय का तीन ट्रेजरी बिल। नो, सो दीज आर नॉट मनी। हाँ, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, शेयर, बॉन्ड, ये तो कॉइन या नोट या मनी है नहीं, तो जीरो जीरो। सेकंड कंडीशन क्या, सरकार ने जारी किया। अब सरकार जारी करे नहीं करे, एक जीरो आ गया ना तो जाओ, तो जीरो ही आना है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल ऐसी चीज है, वो सरकार जारी करती है क्योंकि सरकार को लोन में पैसा चाहिए, बट क्योंकि मनी नहीं है तो भले सरकार जारी करे, 0 इंटू 1 जॉब क्या आएगा, मनी आएगा, जीरो आएगा। सो दिस इज नॉट फियाट मनी। तो रिमेंबर गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल, शेयर, बॉन्ड, ये सब फियाट मनी नहीं है। तो टू समराइज, फियाट मनी क्या है? 500,000 के नोट, यस आपके डिमोनेटाइज हो गए, अपन जारी किया तब तो सरकारी थे ना, मतलब बैंक ने जारी किए थे, सेंट्रल बैंक ने। डॉलर, यस फियाट मनी है। 2000 का नोट आपके आरबीआई ने हटा दिया, अपन वो भी फियाट मनी है क्योंकि आरबीआई ने जारी किया था। ट्रम्प का कॉइन आया, डिजिटल कॉइन है, मीम कॉइन, पर वो यूएस सरकार ने जारी नहीं किया, बिटकॉइन किसी सरकार ने जारी नहीं किया। सो दीज आर नॉट फियाट मनी। तो हमने देखा फियाट मनी क्या है, सिंपल चीज है, ऐसा करेंसी जो सरकार या सेंट्रल बैंक या राजा रानी ने जारी किया हो, दोनों कंडीशन फुलफिल हुए, देन इट इज कॉल्ड फियाट मनी। अब फियाट मनी तो समझ लिया, तो फिर दूसरी चीज आती है लीगल टेंडर। लीगल टेंडर क्या है? जैसे $100 का यूएस $100 का नोट देखिए, इसमें कुछ छोटा लिखा है इन्होंने, दिस नोट इज अ लीगल टेंडर फॉर ऑल डेट्स पब्लिक एंड प्राइवेट। ये ऐसा बोला है कि जैसे भारत में एक्सिस बैंक से आपने ₹1,00,000 लोन में लिए प्लस इंटरेस्ट के साथ, तो आप रुपये में कर सकते हैं, करेक्ट। क्या एक्सिस बैंक वाला मना कर सकता है मैं तो रुपया नहीं लूंगा, मुझे तो डॉलर दे दो, पाकिस्तान की करेंसी दे दो, भाई पाकिस्तानी चला जाए, भारत में क्यों रह रहा है? तो ही कैन नॉट इंसिस्ट ऑन अदर करेंसीज। तो इस कारण से भारत में कानूनी रूप से इंडियन रुपी इज लीगल टेंडर फॉर सेटलिंग ऑल द डेट्स पब्लिक एंड प्राइवेट। मतलब सरकार ने लोन लिया आपसे तो आपको रुपये में देगी, आपने किसी से लोन लिया आप भी उसको रुपये में देंगे, वो जिद नहीं कर सकते, नहीं तो हमें हाथी घोड़ा सोना चांदी कुछ और दे दो। नो, दे हैव टू एक्सेप्ट द रुपी करेंसी। ऑफ कोर्स विद टर्म्स एंड कंडीशन कि 500,000 के नोट आप जानते डिमोनेटाइजेशन हो गया 2016 में, तो अगर आप उसकी मदद से आप बैंक में लोन चुकाने जाएंगे तो मना कर देगा, क्योंकि आरबीआई ने, सरकार ने बोल दिया कि इसे हमने बैन कर दिया है। तो ये इंडियन रुपीज लीगल टेंडर, मतलब भारत में सारे लोन ट्रांजेक्शन यूज कर सकते हैं, 500,000 यूज नहीं कर सकते, क्यों, बैन हो गया है। तो भारत में किसी को लीगल टेंडर बनना है
तो उसकी दो शर्तें। पहली शर्त वो फियाट मनी होना चाहिए, तो 200 का नोट है, फियाट मनी है, करेक्ट। 500 1000 के नोट है, वो फियाट मनी तो है क्योंकि सेंट्रल बैंक ने जारी किए थे, मनी के स्वरूप में थे, म्यूजियम में है, हाँ तो फियाट मनी तो है। तो दोनों जगह मैं लिखूँ 1 and 1। लेकिन दूसरी एक और कंडीशन है कि भारत में जिसने आपको लोन दिया है लेंडर, वो रिफ्यूज नहीं कर सकता उसको स्वीकार करने से। मतलब आप 200 रुपये का नोट लेकर जाएंगे, लोन चुकाएंगे, ही विल एक्सेप्ट, यस, सो 1। तो 1 मल्टीप्लाई विद 1 जब 1 जब क्या है, ये लीगल टेंडर है, 200 रुपये। 5,000 के नोट में ये होगा, वो रिफ्यूज कर देगा, जीरो, तो 1 into 0 जब क्या है, जीरो। यानी 5,000 नोट, ऑल्दो इट इज फियाट मनी, इट इज नॉट लीगल टेंडर इन इंडिया एनी मोर। 2016-17 के बाद बंद हो गया। लेकिन 30 सेकंड के बाद दिमाग में उतारिए। इवन आरबीआई एक्ट में भी ये सब लिख दिया है उन्होंने कि लीगल टेंडर तो वो जो भी 2 से 2000 वाले थे, हालांकि 2000 बंद हो गया, फिर नीचे सर्टेन बैंक नोट्स सीज टू बी लीगल टेंडर, क्या 500 1000 के नोट अब से नहीं मान्य है, ऐसा सब उन्होंने चेंज करवा दिया। आगे बढ़ते हैं। एक्सिस बैंक से लाख रुपए का आपने लोन लिया, चुकाएंगे, अब डॉलर में देंगे तो मना कर देगा, नहीं भाई रुपये में हमें दो। तो यानी डॉलर, युआन, यूरो, फियाट मनी है, यस, किसी सेंट्रल बैंक ने इशू किया, सरकार का उसका सब लीगल वैलिडिटी है, यस। लेकिन क्या इंडिया में लैंडर उसको एक्सेप्ट करेगा? जवाब है नॉट नेसेसरी, जीरो, 1 into 0 = 0। तो दीज आर नॉट लीगल टेंडर्स इन इंडिया। अभी कुछ लोग वकील बन जाएंगे, नहीं, फॉरेन करेंसी में लोन लिया है तो वो चुका सकते हैं उसमें, ये वो, भाई वकील मत बनो, एनसीईआरटी लेवल का ही पूछता है यूपीएससी, वकील बनेंगे आपके जॉब फ्रॉम होना है। तो जस्ट रिमेंबर दिस, फॉरेन करेंसीज आर नॉट लीगल टेंडर इन इंडिया। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पोस्टल ऑर्डर, ई मनी, मतलब ये जो ऑनलाइन गिफ्ट कार्ड टाइप का कुछ इशू किया जाए तो ये सब लीगल टेंडर नहीं है। तो ये तो सिंपल सी बात है, क्योंकि चेकबुक डिमांड ड्राफ्ट, एटीएम कार्ड, ये तो फियाट मनी ही नहीं है, दीज आर टूल्स, ये पैसा है ही नहीं। तो जीरो मल्टीप्लाई विद, क्या लेंडर एक्सेप्ट करे, रिफ्यूज करे, भाई वो एक्सेप्ट भी करे कि आपने लोन लिया, चेकबुक से जमा कर दो पैसा, एक्सेप्ट कर लेगा, तो भी जवाब क्या आएगा, जीरो, क्योंकि 0 into 1 = 0। इसलिए ये सारी चीजें टूल्स हैं, दे आर नॉट मनी, दे आर नॉट लीगल टेंडर इन इंडिया। आगे इन लोग वकील बन जाएंगे कि भाई लोन जो हमने लिया है वो तो हम चेकबुक में लिख के चुकाते हैं ना, तो लीगल टेंडर क्यों नहीं है? तो इसलिए तो मैंने आपको बताया, यू आर कंफ्यूजिंग इंस्ट्रूमेंट विथ मनी। चेकबुक इंस्ट्रूमेंट है भाई, चेकबुक मनी कहाँ है? ऐसा अलग चीज है, चेकबुक उसे यूज करने का टूल है। तो इसलिए चेकबुक ना तो फियाट मनी है, ना तो चेकबुक लीगल टेंडर है। भले आप चेकबुक से सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, टैक्स भर सकते हैं, लोन चुका सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आपने लोन लिया है, चुकाने गए, आप किसी कंपनी के शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह देंगे तो एक्सिस बैंक मना करें, भाई मुझे तुम रुपये में लोन चुकाओ। तो ये जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी एलिजिबल शेयर, बॉन्ड, कैसीनो कॉइन, बिटकॉइन, एक तो ये भारत में फियाट मनी नहीं है, तो जीरो जीरो। और बैंक वाला उसको मानेगा नहीं, एक्सेप्ट नहीं करे, तो जीरो जीरो, तो जब जीरो, सो दिस थिंग्स आर नॉट लीगल टेंडर इन इंडिया। नॉर्मली सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, ज्यादातर प्लैनेट्स में यही होता है। लेकिन वीनस थोड़ा अलग है, वो उल्टा घूमता है, तो वहां पर पश्चिम दिशा से सूरज उगता है, सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट। तो एमसीक्यू में अगर कोई सन राइजेस फ्रॉम द जनरल सेंस में करेक्ट है, वीनस का अपवाद लेके तो हम नहीं बैठेंगे ना पूरा दिन। भारत देख लो, अमेरिका देख लो, सिस्टम क्या है, फियाट मनी होगा वही लीगल टेंडर बन पाएगा, कि भारत में रुपया फियाट मनी है और वही लीगल टेंडर है। भले अमेरिका का फियाट मनी है लेकिन उसको लीगल टेंडर नहीं मानते, लेकिन शर्त क्या थी, कम से कम किसी एक देश का तो लीगल टेंडर बनने से पहले उसको उस देश का फियाट मनी होना जरूरी है। तो नॉर्मली जो फियाट मनी होता है वही आगे जाके लीगल टेंडर बन पाता है। अल साल्वाडोर उसने करना है हमको, सूरज पश्चिम दिशा से उगाना है, कि देखो बिटकॉइन फियाट मनी नहीं है क्योंकि इसे किसी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल बैंक ने जारी नहीं किया, लेकिन फिर भी अल साल्वाडोर ने कहा देखो बिटकॉइन को हम अपना लीगल टेंडर मानेंगे। तो अल साल्वाडोर में आपने लोन लिया है, चुका सकते हैं बिटकॉइन में, आपको टैक्स भरना है, स्कूल की फी भरनी है, टीवी मोबाइल खरीदना है, हर ट्रांजेक्शन में हम तो बिटकॉइन को अलाउ करेंगे, क्योंकि हमारी मतलब अल साल्वाडोर की इकोनॉमी बर्बाद है, तो हम बाहर के जो 2 नंबर के टेररिस्ट, नार्को माफिया टाइप के लोग, उनका 2 नंबर का पैसा अपनी इकोनॉमी में लाना चाहते हैं, तो वी विल अलाउ बिटकॉइन एज अवर लीगल टेंडर। तो वो सब वीनस ग्रह की बात है, उसमें हम झंडा लेके नहीं घुसेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। तो लीगल टेंडर जो हमने पढ़ा बराबर है कि भारत में जो फियाट मनी है वो आगे चल के भारत में लीगल टेंडर बनता है, सही बात है। बाकी ये सब एक्सेप्शन निकालो वीनस ग्रह जैसे, तो ये सब एमसीक्यू डिबेटेबल हो जाएंगे, वैसे स्टेटमेंट बनाओ। यूपीएससी प्रोफेसर चालाक होते हैं तो वो नॉर्मली उसमें जाते नहीं, और जाएंगे तो भी वो जनरल सेंस में उसको करेक्ट मानेंगे, वकील वाले सेंस में वो आप जाते हैं, वो लोग नहीं जाते। तो जनरल सेंस में टिक करना है, अल साल्वाडोर में ऐसा वैसा करके जनरल स्टेटमेंट में उसको नहीं घुसना है, दैट इज माय एडवाइस। कबूल कर लो तो 2 मिनट का काम है, हैंड आउट में एक पूरा मैट्रिक्स दिया है, नहीं कबूल करे ताकि जिंदगी उसकी नहीं कबूलने में जाए, यू हैव टू डिसाइड। आगे बढ़ते हैं। नाउ सी वी आर स्टडीइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन फॉर एनसीईआरटी, तो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट में नहीं जाएंगे, ये कैसा क्यों है, क्योंकि उससे एमसीक्यू टिक नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। कॉमेमोरेटिव कॉइन्स क्या है? स्मृति सिक्के, जैसे आप देखिए वाजपेयी जी का ये सिल्वर कॉइन है, 100 रुपए का ये सिल्वर कॉइन है, गवर्नमेंट ने जारी किया होगा। आपके गवर्नमेंट कैसे जारी कर सकते हैं भाई? 1000 रुपए के भी तो कॉइन जारी कर सकते हैं ना, हमने अभी तो देखा, कानून उनको अलाउ करता है। लेट मी गो बैक, द लॉ अलाउज द गवर्नमेंट कॉइनेज एक्ट कि 1000 रुपए तक के भी सिक्के जारी कर सकते हैं। तो मोदी जी ने कहा 100 रुपए का, वाजपेयी जी का हम सिल्वर कॉइन जारी करेंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं, कमेमोरेटिव कॉइन। उसको ट्रांजेक्शन में यूज नहीं करना है, इट इज इशूड बाय गवर्नमेंट, और ये मनी जैसा यूनिट है तो फियाट मनी तो है, लेकिन ये लीगल टेंडर नहीं है, इसको ट्रांजेक्शन में यूज करेंगे तो एक्सिस बैंक वाला मना कर देगा, भाई ये करेंसी थोड़ी है, दिस इज नॉट करंट, मतलब लीगल टेंडर के रूप में मैं लोन में इसको रीपेमेंट में यूज नहीं करूंगा। एक तो ये कारण हुआ। दूसरा, अगर आप जबरदस्ती यूज करने की कोशिश करेंगे तो लॉस आपका ही होगा, क्योंकि इस पे लिखा है 100 रुपए, लेकिन आप ये कॉइन जब पहली बार खरीदने जाओगे 4-5 हजार का आता है, क्योंकि समझो ये सिल्वर कॉइन है, ये फुल बॉडी कॉइन है। फुल बॉडी क्यों है? क्योंकि इसमें सिल्वर दबा दबा के भरे, लिखा 100 रुपए, 4000 रुपए का मेटल भरा है। तो अगर आप इसको 100 रुपए में यूज करेंगे तो बैंक वाला कहेगा 100 का लोन सेटल हुआ, तो आपने उसमें 4000 रुपए दे दिए, उसको आपका लॉस है, तो यू विल नॉट यूज इट। हाँ तो समझिए, लाख रुपए का लोन लिया है, आपको वापस चुकाना है, आप ये कॉमेमोरेटिव कॉइन लेके गए तो बाय डिफॉल्ट बैंकर मना कर देगा कि ये लीगल टेंडर नहीं है। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे 10 रुपए के ऐसे कॉइन कुछ बार निकाले उसको अलाउ करते हैं। फॉर एग्जांपल 10 रुपए का एक कॉइन है स्वामी चिन्मयानंद जी का, वो कमेमोरेटिव कॉइन है, स्मृति सिक्का, उनकी याद में सरकार ने जारी किया, लेकिन सरकार ने नोटिफाई भी कराया कि एक लीगल टेंडर है, इसका मतलब आप बैंक से लोन चुकाने में इसे यूज कर सकते हैं। सो देयर आर सम एक्सेप्शंस आल्सो। 10 रुपए में तकलीफ क्या है? बहुत सारी जात के अलग अलग डिजाइन के इन्होंने कॉइन्स इशू किए, फिर कई बार दुकानदार उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो आरबीआई ने नोटिफाई किया कि सारे कॉइन जो चित्र में दिखा, दीज आर ऑल वैलिड, दीज आर लीगल टेंडर्स इन इंडिया। आपके तुमने अभी तो बोला कि गवर्नमेंट सब इशू करती है, तो आरबीआई क्यों बेगानी शादी में जाके बोला है वैलिड है कि नहीं? क्योंकि समझो आरबीआई गवर्नमेंट का एजेंट है, तो आरबीआई गवर्नमेंट के भी यहाँ पे स्टेटमेंट जारी कर सकते हैं कि दीज आर ऑल लीगल टेंडर्स इन इंडिया, ट्रांजेक्शन में लोन चुकाने में यूज कर सकते हैं। कोई दुकानदार नहीं माने तो वो क्या बोल रहा है कि मुझे भारत में नहीं रहना, मैं पाकिस्तानी मेंटालिटी रखता हूँ, तो वो होता है राजद्रोह यानी सिडिशन। तो इफ समवन रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट इंडियन करेंसी इन इंडिया, तो उस पर सिडिशन यानी राजद्रोह का केस हो सकता है। ऐसा हुआ था 2016 की खबर है, जब यूपी के कुछ दुकानदार देश से आने वाले थे।
तो आपको बस कबूल करना है कि हाँ ये ऐसा है। जनरल भी हमने समझ लिया, एक्सेप्शनल केस 10 रुपए वाले भी समझ लिए। इसके अबव एंड बियॉन्ड जाके रियल लाइफ के आपके डायलेमास नहीं घुसेड़ने हैं कि देखो मैं तो जाता हूँ तो दुकानदार एक्सेप्ट करता है नहीं करता है। भाई एमसीक्यू के लिए आप टिक करो जो हमने अभी पढ़ लिया वही वैलिड है। दुकानदार एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसके 3 रास्ते हैं, पुलिस में जाओ, आपकी अदालत में जाओ, आमिर खान सत्य में जाके वापस चालू करे उसको शिकायत करो। मुझे आप गूगल फॉर्म में शिकायत ना करें, मैं न्याय दिलवाने नहीं बैठा, मैं आपको एग्जाम के लिए फैक्ट्स रटवाने के लिए बैठा हूं। डू नॉट मिक्स अप द थिंग्स। इकोनॉमी इज वेरी इजी एक्चुअली अनलेस यू वांट टू कॉम्प्लिकेट इट, बहुत सिंपल चीज है। आगे बढ़ते हैं। तो फियाट मनी समझ लिया। लीगल टेंडर मतलब जब आप किसी देश में उसको यूज करते हैं, तो डॉलर भी फियाट मनी है लेकिन भारत में डॉलर लीगल टेंडर नहीं है। कॉइंस लीगल टेंडर है, करेक्ट। अब मान लीजिए कोई स्टारबक कॉफी शॉप में जाए जहाँ 300 रुपए की उसको कॉफी का वो ऑर्डर देता है और फिर वो 50 पैसे के 600 नंग या यूनिट्स देता है कि ये 300 रुपए। तो देन ही इज कॉजिंग इनकन्वीनियंस, असुविधा उत्पन्न कर रहा है दुकानदार के लिए भी, लाइन में पीछे लोग खड़े जो लोग हैं उनके लिए भी। और फिर ये कहने अब मैं तो पुलिस में शिकायत कर दूंगा अगर तुम नहीं एक्सेप्ट करोगे, तुम राजद्रोह है वगैरह। तो आपको गवर्नमेंट हैज टू लुक इनटू दिस एस्पेक्ट आल्सो, कन्वीनियंस। तो इसलिए लीगल टेंडर पे भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ बाधाएं हैं। फॉर एग्जांपल एक जमाने में 10 पैसे 25 पैसे आते थे, वो सब बंद हो गए, डिमोनेटाइज हो गए। तो अब क्या आता है, हम सिर्फ कॉइन और जो भारत सरकार जारी करती है 50 पैसे का कॉइन है, 1 रुपए का है, 10 रुपए का, 20 रुपए का, और भी जो भी भविष्य में निकाले, और 1 रुपए का पेपर नोट निकालती है भारत सरकार, हमने देखा। तो ये सब कुछ आप यूज कर सकते हैं, दीज आर लीगल टेंडर, यस, बट यू कैन नॉट कॉज इनकन्वीनियंस टू अदर पीपल। दूसरों को आप असुविधा नहीं कर सकते, इसलिए इस पे कुछ लिमिट्स हैं कि एक बार के ट्रांजेक्शन में मैक्सिमम कितने पैसे आप यूज कर सकते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर्स। समझते हैं कि मान लीजिए आपने 10 रुपए का पार्ले बिस्किट खरीदा, तो 50 पैसे से जो भी 50 पैसे के बहुत सारे सिक्के देंगे 10 रुपए बनेगा टोटल, हाँ आप दे सकते हैं। या आप उसे 1000 रुपए का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, 1000 से ऊपर का कर सकते हैं नहीं, वो सामने वाला दुकानदार मना कर सकता है, यू आर कॉजिंग इनकन्वीनियंस, और वो अलाउड है ऐसा कि ही कैन रिफ्यूज। यानी कि 50 पैसा क्या लिमिटेड लीगल टेंडर है, एक हद से ज्यादा सिंगल ट्रांजेक्शन में यूज नहीं हो सकता। आगे तो मतलब 10 रुपए तक का ट्रांजेक्शन तो यूज हो सकता है, तो यानी लीगल टेंडर तो है पर उसके बियॉन्ड वो यूज नहीं किया जा सकता सिंगल ट्रांजेक्शन में। तो रिमेंबर 50 पैसा इज लिमिटेड लीगल टेंडर इन इंडिया। अगेन कुछ लोग अपनी रियल लाइफ डायलेमास रोजाना जीवन के दुख दर्द लेके आ रहे हैं, नहीं हमारा दुकानदार इस्तेमाल नहीं करता है, मना करता है, 50 पैसे से आप 1 रुपए का भी वो बॉल पेन नहीं देता है। कबूल करो एमसीक्यू के लिए, बाकी पुलिस में शिकायत करो, आपके पास फ्री टाइम है। नाउ दिस इज डन 50 पैसा। अब उसके ऊपर जाते हैं, गवर्नमेंट और भी एक चीज इशू करती है, 1 रुपए का नोट जिसपे फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करते हैं, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए, सब कॉइंस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50 पैसे के अलावा जितना जारी किया सब माल, तो उससे 10 रुपए का ट्रांजेक्शन हो सकता है, यस। 1000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन हो सकता है, यस। क्या आप 10 रुपए का एक ऐसे कितने 100 सिक्के लेके जाओ तो 1000 रुपए की कोई आप बिल चुका सकते हैं, यस अलाउड। पर 1000 से ऊपर का बिल आप एक बार में नहीं चुका सकते। क्या आप 2000 रुपए का बिल आ गया आपका और आप 20 रुपए के एक ऐसे 100 सिक्के उसको देंगे, यू आर कॉजिंग इनकन्वीनियंस, तो दुकानदार मना कर सकता है और वो उस पे कोई उस पे केस नहीं होगा, बिकॉज दिस करेंसी आल्सो दिस लिमिट, क्या कहेंगे, लिमिटेड लीगल टेंडर, लिमिटेड लीगल टेंडर। आगे बढ़ते हैं, आगे जितना जारी कराया क्या जारी करे, 2 रुपए से लेके जो भी 500 रुपए तक के नोट जारी करे, दे आर कॉल्ड अनलिमिटेड लीगल टेंडर, कि उससे आप किसी भी अमाउंट का बिल पे कर सकते हैं, सेटलमेंट कर सकते हैं, 10 रुपए का भी, 1000 रुपए का भी, बियॉन्ड 1000 का भी। तो दीज आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर्स, क्या जो आरबीआई ने जारी किए वो सारे बैंक नोट्स। तो ये 1000 रुपए और ये सब लिमिट याद नहीं रखनी है कि बैंक की एग्जाम दे रहे हो, आईएएस में इतना दिमाग नहीं खर्च करना है, आईएएस में कितना याद रखना है कि कैन यू पे एनी अमाउंट। तो जब ये जो भारत सरकार जारी करती है वो सब में देयर आर सम लिमिट्स, सो दे आर लिमिटेड लीगल टेंडर। आरबीआई जितना जारी किया 2 रुपए से लेके 500 अलाउड, सो दे आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर्स। तो आई गिव यू 20 सेकंड, ये बात दिमाग में उतारिए। नाउ देयर आर सम प्रैक्टिकल केवियट्स, कुछ रियल लाइफ में शर्तें होती हैं। मान लीजिए आप किसी बिल्डर को 2-5 करोड़ रुपए कैश में दे देंगे, 200 रुपए के नोट, 500 रुपए के नोट, और वो गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं बताए, कुछ भी टैक्स नहीं भरे, तो यस ब्लैक मनी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए गवर्नमेंट ने 2017 में बजट में ये बोला कि देखो 2 लाख या उसके ऊपर का अगर तुम कैश में एक बार में ट्रांजेक्शन करोगे तो ये सब इलीगल माना जाएगा, और जितना तुमने कैश में पैसा दे दिया 100% पेनल्टी, मतलब सारा पैसा सरकार टैक्स ऑफिसर आपसे जब्त कर लेंगे। आप कहेंगे तो पर मुझे तो बैंक बिल्डर को पैसा देना है, आप कैसे देंगे। फर्स्ट आप जाएंगे बैंक में और अपना कैश आप बैंक में डिपॉजिट करो, फिर बैंक में से चेकबुक, नेफ्ट, आरटीजीएस, यूपीआई, वो सब की मदद से आप बिल्डर को पैसा ट्रांजेक्शन करो, तो वो सब लीगल है। अदरवाइज सीधा कैश दिया 1 साथ 2 लाख या उससे ज्यादा तो इलीगल है। क्यों, क्योंकि सरकार ने रूल्स बनाए। क्यों रूल्स बनाए, बिकॉज दे वांट टू फाइट द प्रॉब्लम ऑफ टैक्स इवेजन एंड ब्लैक मनी। इसके बारे में पिलर 2 में और समझेंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया कि ये जो आरबीआई ने नोट्स इशू किए 2 से 500 वाले, तो थियोरेटिकली तो ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, 2-5 करोड़ जितना भी आप सेटल कर सकते हैं, तो अनलिमिटेड लीगल टेंडर। हाउएवर रियल लाइफ में कुछ लिमिट्स है कि 2 लाख के ऊपर के ट्रांजेक्शन कैश में दिए तो इलीगल है, लेकिन जब एमसीक्यू में पूछा जाए तो याद रखना है कि अनलिमिटेड है, क्योंकि एमसीक्यू बनाएगा वो एनसीईआरटी लेवल का आपको पूछ रहा है, तो एनसीईआरटी लेवल की अंडरस्टैंडिंग क्या है कि आरबीआई ने जो भी इशू किए करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स, दे आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर्स। तो ये सब प्रैक्टिकल चीजें उसमें मत पूछो वरना आप लंबे हो जाएंगे, आंसर की चेंज नहीं होगी। कुछ बार आपको 20-30-50 हज़ार की भी कॉलेज में फी भरनी है, तो कुछ कॉलेज वाले कैश नहीं लेंगे, वो कहेंगे नहीं तुम नेफ्ट या डिमांड आपसे ही करो, तो वो तो इलीगल नहीं हुआ, उसको कैश में लेना चाहिए लीगल टेंडर वगैरह। भाई वो उनका खुद का एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस कि उसके क्लर्क के पास टाइम है कैश गिनने का, या उसका जो ट्रस्टी है कॉलेज का उसको उस क्लर्क पे भरोसा नहीं कि ये लेके भाग जाएगा पैसा, इसलिए कि तुम सीधा ऑनलाइन बैंक खाते में जमा करो, वो उनके इक्वेशंस हैं। हमें एमसीक्यू में जो याद रखना है वो हमने याद कर लिया। ये सब प्रैक्टिकल कैवियर्स उसमें डाल के आप ये जवाब गलत है वो सब में मत जाओ। कई बार हस्बैंड डाइवोर्स के बाद जो उसने मेंटेनेंस अपनी फॉर्मर वाइफ को देना होता है, तो परेशान करने के लिए मान लो जज ने बोला 5000 रुपए देने, तो ऐसा 1-1 रुपए का सब लेके आता है, तो ये सब इलीगल है असल में। वो उस वाइफ पे वो कंप्लेन कर सकती है, अहमदाबाद कोर्ट में ऐसा हुआ था एक बार, उसने कंप्लेन की तो 5000 तो उसको बोला कि नॉर्मल करेंसी नोट 2 से 500 वाले में दो, और ऊपर से 7000 की जज ने पेनल्टी भी लगाई थी। लेकिन हमको ये सब जानना होता है कि रियल लाइफ में क्या चल रहा है, उसमें नहीं जाना कि क्या लिमिटेड है क्या अनलिमिटेड है, कोर्ट में क्या केस चल रहा है। वी आर हियर टू क्लियर यूपीएससी, वी आर नॉट हियर टू क्लियर एलएलबी एग्जाम। तो टॉपिक इज डन एंड डस्टेड। फियाट मनी, लीगल टेंडर, कुछ छोटी-छोटी उसमें चीजें आप समझनी है, लेकिन उसके लिए फ्रेश माइंड चाहिए होगा। तो अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में आप एक पीवाईक्यू पर गौर करें, ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, देन वी विल सॉल्व इट कि मैंने इतनी जो कहानी करी तो उसमें आप क्या समझे लीगल टेंडर क्या था। ब्रेक फॉर 5 मिनट्स।
3 more minutes. Thirty more seconds. हाँ तो मित्र इसमें आपको क्या लग रहा है? व्हाट शुड बी द आंसर? लीगल टेंडर का आपने क्या मतलब समझा? एबीसीडी भी स्किप करना ऑप्शन बी। वोटिंग टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। यशोदा, आकांक्ष, प्रिया, प्रशांत, क्रिश, सुमित, कस्तुभ, राजीव, विधि, मयंक, अर्पित, जहिदा, रोमन, भूमि, साक्षी, कैफ, पलक, विद्या, मीनाक्षी, श्रुति, मुक्ता, रेणुबा, वैभव, कुणाल, भावेश, जतिन, मानसी, आलोक, दृष्टि, अर्चिता, निखिल, जानवी, राहुल, अभिनव, नियति, गोपाल, सोहन, ऋचा, रिदीप, तीतांशु, अदिति, दीपक, यश, खुशबू, सृष्टि। करेक्ट आंसर्स। देखिए कोर्ट केस में लड़ने का पैसा वो जम नहीं रहा है, चेक वगैरह वो तो मनी है नहीं, दिया टूल्स, सो इट इज गॉन। सो यार 50-50 भी हो सकता है, नहीं तो डी हो सकता है। अभी देखिए लीगल टेंडर क्या था कि आपने लोन जो लिया है आप उसको वापस चुका रहे हैं, उस वक्त उस करेंसी को मानना ही पड़ेगा। तो जो लोन है उसके लिए वर्ड क्या है? क्रेडिट। तो जो आपको लोन दे रहा है वो क्या है? क्रेडिटर। तो मनी विच अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता उसको, वो बैंक ने आपसे वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। सो आंसर इज बी। कुछ लोग कहेंगे डीबी तो सही लग रहा है ना, मेटालिक मनी इन सर्कुलेशन। वो ऐसा कि अगर आप विन डायग्राम बनाते छोटा वाला है मेटालिक मनी, बड़ा वाला क्या होगा? मेटल मनी प्लस पेपर करेंसी, और ये उससे भी बड़ी चीज है कि लोन का पैसा, सेटलमेंट्स। तो डी इज टेम्पटिंग बट इट इज नॉट करेक्ट। द आंसर इज बी। ये पूछा 2018 में, फिर तब से लेकर अब तक नहीं पूछा, तो स्किप कर देते हैं भाई। ऐसे यूपीएससी की तैयारी नहीं होती, यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द थिंग्स। वो सब तुक्के मारने वाले बर्बाद है असल में। शॉर्टकट्स मत ढूंढो, खासकर तब जब आपके पास तो अभी पूरा साल है लगभग। आगे बढ़ते हैं। तो क्या ऐसे और भी प्रश्न होंगे? तो करना क्या कुछ नहीं भाई, ये आज रिवाइज किया, मतलब कल सुबह उठ के एक बार आप हैंडआउट पढ़ेंगे, उसके बाद बुधवार से पहले एक बार आप उसे रिवाइज करेंगे, बुधवार की टेस्ट से पहले, देन इट इज डन। ये तो आजीवन सेम ही है ना, इसमें क्या चेंज होना है? ये तो थियरी है। एनीवे, सो वी आर डन विद फिएट मनी एंड लीगल टेंडर। अब इसमें कुछ छोटे छोटे मुद्दे समझते हैं। जो करेंसी नोट आप जानते हैं, बहुत सारे अलग अलग रंग बिरंगे कलर के साइज शेप, उसमें आगे पीछे अलग अलग चित्र होते हैं। आई डोंट थिंक यूपीएससी विल आस्क यू दैट कि अच्छा 2000 रुपए के नोट का कलर क्या था, 100 रुपए के नोट का कलर क्या है, इसके पीछे ताजमहल है कि लाल किला है कि रानी की वाव है। बिकॉज यूपीएससी इज नॉट नीट। नीट में आप जानते हो आपके सारे सब चीजें उतरवा देते हैं, सारा शर्ट की स्लीव भी काट देते हैं। यूपीएससी एग्जाम में ऐसा नहीं होता, आप सब ले जा सकते हैं। तो वॉलेट होता है, वॉलेट में आधार कार्ड पैसा सब आपका होता है। तो यूपीएससी आपको ऐसा पूछे आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं, या ये करेंसी नोट में क्या होता है, कौन सा कलर, तो बहुत सारे लोग ऐसे टिक कर देंगे, तो उनके प्रोफेसर शातिर हैं तो वो ऐसा पूछेंगे नहीं। सो विल नॉट वेस्ट टाइम। आपके नहीं, देखो यूपीएससी इंटरव्यू में तो पूछ सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी इंटरव्यू में ऐसे आपका सब गड़ी और सब चीजें बाहर निकलवा देते हैं। तो भाई वो यूपीएससी इंटरव्यू उधर जो चलता है अलग दिशा में, जनरल नॉलेज देखो किसी को पास फेल नहीं करता है। आगे बढ़ो। जो लोग देख सकते हैं उसको करेंसी नोट वो तो पहचान सकता है। व्हाट अबाउट द ब्लाइंड पीपल? वो कैसे पहचाने 100 रुपए का नोट है? तो इसमें जो गांधी जी की ये चित्र है वो उभरा हुआ होता है, रेज्ड होता है, वो टच करके उसे पता चलता है। ये जो यहाँ पर 4 लाइन है, दे आर कॉल्ड ब्लीड लाइंस। तो वैसा टच के उसको पता चल जाएगा ये 4 लाइन मतलब 100 का नोट है। नाउ ये तो आपका ठीक है, चलो ब्लाइंड पर्सन है, ही विल मेमोराइज ऑल दिस। सैमसंग गैलेक्सी आप पूछे मैं खरीद लूं, मैं कहूं खरीद लो, तो अपन कौन सा वाला? सैमसंग गैलेक्सी 56 जात के फोन है, आई एम नॉट जोकिंग, दे आर एक्चुअली 56 जात के फोन। सेम प्रॉब्लम इज नाउ विद करेंसी नोट्स। देखिए पहले ये वाले नोट थे ओल्ड गांधी सीरीज, उसमें गांधी जी राइट हैंड साइड पे, इधर देखो राइट हैंड साइड पे। अभी न्यू सीरीज आई है, उसमें ज्यादा अट्रैक्टिव कलर है और गांधी जी लेफ्ट हैंड साइड पे। तो अभी तो दो करेंसी नोट हो गए सबके, तो ब्लाइंड पर्सन कितना याद रखेगा कि कौन सा क्या शेप और क्या देखना था? तो गवर्नमेंट मतलब आरबीआई ने सोल्यूशन निकाला कि आपका ऐप निकाला है, मनी ऐप है। वैसा आप टेबल पे या कहीं करेंसी नोट रखो, मोबाइल से उसका फोटो खींचो, वो आइडेंटिफाई कर देगा, और ऑडियो दिस इज 100 रुपी नोट, ऐसा सब। तो ब्लाइंड पर्सन कैन आइडेंटिफाई। मान लो ब्लाइंड भी है और उसको सुनाई भी नहीं देता, तो क्या? तो वो फोन में वाइब्रेशन सेटिंग वो लगा सकता है कि अच्छा एक बार वाइब्रेट करे 100 रुपए का नोट है, ये सब कर सकते हैं। हालांकि ये फेक नोट नहीं आइडेंटिफाई कर सकता, मतलब मैं कलर प्रिंट निकाल के 100 रुपए का रख दूं कलर प्रिंट, तो भी वो कहेगा 100 रुपए का नोट है। मनी ऐप, दैट इज मनी ऐप। नाउ आगे चीजें, आई प्रॉमिस टू पे बियर ऑन डिमांड सम ऑफ दिस, वो क्या शब्द का मतलब है? अब जैसे ये 20 पाउंड का नोट है, उस पर कुछ लिखा है ऊपर, जो नीचे मैंने जूम इन किया है, आई प्रॉमिस टू पे द बियर ऑन डिमांड सम ऑफ 20 पाउंड्स। तो इसका मतलब है कि हम जेब में डालें कि जाएंगे और ब्रिटेन की रानी हमको 20 पाउंड दे देगी, नहीं, इसका कुछ और मतलब है। एक जमाने में ये फियाट मनी इशू कैसे होता था कि अमेरिका ने, उसकी सरकार ने, सेंट्रल बैंक ने तय किया कि हमारी तिजोरी में 14 ग्राम ऑफ गोल्ड होगा तो हम लोग $1 छापेंगे। ब्रिटेन की सरकार, उनकी सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने तय किया कि हमारे पास 73 ग्राम ऑफ गोल्ड होगा तो हम 1 पाउंड का नोट छापेंगे। इसे हम कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड, मतलब पेपर करेंसी के पीछे गोल्ड मानक रखा गया था, इतना गोल्ड होगा तो ये करेंसी नोट छपेगी। तो उस जमाने में ये जो प्रॉमिस था, क्या आई प्रॉमिस टू पे द बियर ऑन डिमांड सम ऑफ $1, वो क्या कहता था कि उस जमाने में वर्ल्ड वॉर 1 से पहले अगर मैं $1 लेकर अमेरिका सरकारी ऑफिस में जाता तो सामने वो मुझे $1 वैल्यू का गोल्ड का सिक्का या बिस्किट वापस करते। तो करेंसी को गोल्ड में कन्वर्ट करने का ये प्रॉमिस था उस वैल्यू पर। आपके तो बेस्ट चीज है, ऐसे गोल्ड स्टैंडर्ड वाली करेंसी होनी चाहिए।
पर फिर तकलीफ हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, अलग अलग देशों को ज्यादा करेंसी छापनी थी, सोल्जर को टैंक का डीजल का पैसा देना था, तो उन्होंने ये गोल्ड स्टैंडर्ड डिसकंटिन्यू कर दिया। तो अब ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं कि आप ये लेकर जाएंगे तो सामने गोल्ड का उसी वैल्यू का बिस्किट कोई आपको देगा। ठीक है, तो मान लीजिए 2000 का नोट है। अब तो हालांकि विड्रॉ कर लिया, लेकिन जब चालू था तब का एग्जांपल समझ लें। अंग्रेजों के जमाने में अगर ऐसा 2000 का नोट होता और उसमें क्या लिखा है ये सब, आई प्रॉमिस टू पे बियरर ऑन डिमांड सम ऑफ 2000, मैं धारक को 2000 देने का वचन देता हूं। इसका क्या मतलब था? इन द कॉलोनियल टाइम्स उसका मतलब ये था कि 2000 रुपए वैल्यू हो वजन के हिसाब से, ऐसे सिल्वर या गोल्ड कॉइन्स फुल बॉडीड जिसमें कीमती धातु दबा दबा कर भरी, ऐसा गोल्ड या सिल्वर 2000 रुपए वैल्यू का गवर्नमेंट या आरबीआई आपको वापस करने का प्रॉमिस दे रही थी। तो दैट वाज द प्रॉमिस इन द कॉलोनियल एरा कि गोल्ड सिल्वर वगैरह एक्सचेंज करके आपको देते। मॉडर्न टाइम्स में अब क्या है? अब ऐसा है कि कन्वर्जन की, चलो 2000 का नोट है तो 500 के 4 कर दो, तो कन्वर्जन इनटू अदर नोट्स एंड टोकन कॉइन्स। टोकन कॉइन्स मतलब जिसमें कीमती धातु दबा दबा के नहीं भरी, नॉर्मल वाले सस्ते वाले कॉइन्स जो है उसमें एक्सचेंज करके देंगे। गोल्ड सिल्वर की ऐसी कोई प्रॉमिस नहीं है। तो कन्वर्जन इनटू अदर नोट्स कैसा? 2000 का नोट है, 500 के 4, 100 के 200 नोट, ऐसा की कन्वर्ट हो सकता है ना। सपोज ये 2000 रुपए का नोट है, तो इसका वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू 2000 है। एक साल के बाद महंगाई 10% बढ़ जाती है कि पहले जो ऑनियन 50 रुपए के आते थे अब मान लो 55 रुपीस के आ रहे हैं, महंगाई बढ़ गई 10%। तो तब आप करेंसी एक्सचेंज कराने जाएंगे तो आरबीआई गवर्नर क्या आपको 50 का नोट एक्सचेंज कराओगे तो 10 के 5 ही देगा? फिर नहीं, अच्छा 10 के 5 प्लस 5 रुपए वाले लो, महंगाई बढ़ गई है, आपका दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। नो, क्योंकि ऐसा तो कोई प्रॉमिस है ही नहीं। ये जो आई प्रॉमिस टू पे बियरर द सम ऑफ दिस मच, ये सब जो लिखा रहता है उसमें इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करने की कोई प्रॉमिस नहीं है। रिमेंबर दैट, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है। दूसरा, मान लीजिए आप ये करेंसी नोट बैंक में सेव करते, मतलब एक्सिस बैंक में, और वो आपको कहता है 6% ब्याज दूंगा, सेविंग अकाउंट है सपोज, तो 2000 रुपए प्लस 6%, तो क्या 2120। तब कोई कमर्शियल बैंक में सेव करते तो वो तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों वापस करने का बात है, यस, लेकिन वो अलग हुआ ना, वो तो डील आपका अलग हुआ, आपने सेविंग अकाउंट खोला है। आप एक साल बाद आरबीआई के पास जाओ कि देखो 2000 का नोट प्लस काल्पनिक रूप से मुझे 6% इंटरेस्ट भी आप पे करो, क्योंकि सब जगह इतना ब्याज देते हैं, तो आरबीआई आपको कोई ब्याज नहीं देगा। आई डिड नॉट प्रॉमिस सच थिंग, मैंने सिर्फ प्रॉमिस किया है। फेस वैल्यू के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे, तो 500 का नोट है 10 रुपए के 50 नोट कन्वर्ट करेंगे, ये सब चलेंगे, उस पर ब्याज देना सेविंग अकाउंट का आरबीआई का प्रॉमिस नहीं है। तो रिमेंबर दिस, ये जो भी लिखा है प्रॉमिस टू पे बियरर दिस, उसमें क्या प्रॉमिस है और क्या प्रॉमिस नहीं है। इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करूंगा, महंगाई के हिसाब से ज्यादा पैसा कन्वर्ट करके दूंगा नहीं, इंटरेस्ट के साथ एडजस्ट करूंगा, सेविंग अकाउंट का ब्याज का पैसा दूंगा, ऐसा आरबीआई का कोई प्रॉमिस नहीं है। प्रॉमिस सिर्फ इतना है, टोकन कॉइन्स ऑफ टोकन कॉइन्स एंड टोकन नोट्स ऑफ इक्वल फेस वैल्यू, कि 500 का नोट था तो 50 के हम 10 देंगे, वो भी गोल्ड सिल्वर वाले नहीं, सिंपल टोकन कॉइन्स, सस्ती मेटल वाले हम देंगे, एंड वी विल एक्सचेंज इट एज द परचेजिंग पावर ऑन द फेस वैल्यू। मतलब 500 का नोट है तो 10 के आपको 50 दे दिए, अब उसे बाजार में जितना मिलता है वो तुम देख लो, कि इससे पहले एक पिज्जा मिलता था 10 पिज्जा मिलता था, इट इज नॉट अवर जॉब, वो जो भी है वो आप परचेजिंग पावर एडजस्ट, वो मार्केट करेगा, गवर्नमेंट वो या आरबीआई वो एडजस्ट नहीं करती। तो बैंक नोट के ये फीचर आपको याद रखने, कुछ और भी फीचर्स है। इट इज जीरो इंटरेस्ट इंस्ट्रूमेंट, मतलब इस पे आरबीआई कोई आपको ब्याज देगा नहीं, बैंक में सेव करो दे वो अलग चीज है, डू नॉट मिक्स अप, सेंट्रल बैंक की कोई प्रॉमिस नहीं। ये एक एनोनिमस बियरर बॉन्ड है, वैसी बात है। लेट मी ज़ूम इन। एलआईसी की पॉलिसी, एनोनिमस मतलब क्या? गुमनाम या गुप्त। तो एलआईसी की पॉलिसी तो ऐसे बच्चन फैमिली ने जब इंश्योरेंस लिया होगा कि अमिताभ बच्चन जब मर जाए तो बेटे अभिषेक को पैसा मिलना चाहिए, तो सबका नाम क्लियरली लिखा होगा पॉलिसी में। तो बच्चन मर जाए तो गब्बर सिंह एलआईसी ऑफिस में जाके पैसा नहीं मांग सकता, भले वो अभिषेक बच्चन से एलआईसी पॉलिसी चुरा के भी ले जाए गब्बर सिंह, इवन इफ ही स्टील्स द पॉलिसी पेपर एंड गोस टू एलआईसी, एलआईसी विल नॉट गिव मनी टू गब्बर सिंह, क्योंकि वो नॉमिनी नहीं है उसमें। तो यानी इंश्योरेंस पॉलिसी तो एनोनिमस नहीं है, लेकिन करेंसी नोट एनोनिमस इन द सेंस 500 का नोट बच्चन के पास था, पॉकेट मनी में अभिषेक को दिया, अभिषेक को मारपीट के गब्बर सिंह ने ले लिया, अब गब्बर सिंह के 500 रुपए लेके आरबीआई के ऑफिस में जाएगा, तो आरबीआई तो चेंज कर देगी कि लो मौज करो 10 के 50, क्योंकि आरबीआई ने नाम तो नहीं लिखा, करेंसी नोट पे आपका नाम नहीं होता है, नाम के साथ लिंक नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं करेंसी नोट्स आर एनोनिमस बियरर बॉन्ड्स। एनोनिमस गुमनाम, बियरर मतलब जो धारण करता है, कि गब्बर सिंह ने धारण किया और वो आरबीआई ऑफिस में आरबीआई उसको चेंज करके देगा। बॉन्ड क्यों कहा? बॉन्ड मतलब एक जात की प्रॉमिस है, क्या वी प्रॉमिस टू कन्वर्ट दिस, तो करेंसी नोट्स आर एनोनिमस बियरर बॉन्ड्स। बॉन्ड या प्रॉमिसरी नोट मतलब एक जात का कागज का टुकड़ा है जिसपे किसी ने प्रॉमिस किया है कि आई विल गिव यू सम मनी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, कि 500 का नोट लेके आना, आई विल एक्सचेंज इट एट सम अदर, तो बाकी करेंसी में छुट्टी कर दूंगा। तो करेंसी इज बॉन्ड या प्रॉमिसरी नोट, यस, लेकिन वो ऐसा है जो आपको जीरो इंटरेस्ट देता है, जीरो ब्याज देता है। अब इधर करेंसी प्रॉमिसरी नोट है कि नहीं? कुछ किताब वाले बोलते हैं कि प्रॉमिसरी नोट है, क्योंकि आरबीआई ने प्रॉमिस तो लिखा है उसमें, क्या प्रॉमिस टू बियरर दिस, तो कुछ एकेडमिक बुक्स कहती है करेंसी नोट इज अ प्रॉमिसरी नोट। लेकिन भारत में कानून है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, मतलब वो बेसिकली चेकबुक आपका बाउंस हो जाए, कोई फर्जी वाला उसका करे, उसका कानून है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसके हिसाब से उसने तो लिस्ट दिया होगा कि अच्छा चेकबुक और ये चीजें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो उस हिसाब से करेंसी नोट इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट। फिर तो एमसीक्यू में क्या टिक करना है, तो डिपेंड करता है एमसीक्यू में कंटेक्स्ट क्या है। मुझे तो पहली बात तो लगता ही नहीं कि कोई ये पूछेगा, ये प्राइवेट मॉक टेस्ट वाले फालतू में ये सब में वकील बन जाते हैं, अननेसेसरी पुटिंग स्ट्रेस ऑन स्टूडेंट्स, आई डोंट थिंक यूपीएससी विल आस्क दिस। बाकी पूछे तो डिपेंड करता है उस वक्त वो प्रोफेसर ने क्या सोचा था। क्या डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण, मान लीजिए बच्चन ने पान मसाला, डिटर्जेंट, हेयर ऑयल सभी जाके एड्स करके पैसा कमाया, उस पर इनकम टैक्स जीएसटी सब भर दिया, तो उसके पास तो व्हाइट मनी है। फिर सरकार और आरबीआई ने एक दिन बोल दिया 500,000 के नोट तो बैन है, तो बच्चन ने ये करना था वो सारे नोट लेके जाए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में या एक्सिस बैंक में, ऐसे तो वो बैंकर्स आरबीआई में जमा करेंगे, आरबीआई उसके बदले नए वाले नोट दे देगा जो वापस बच्चन को उसके अकाउंट में मिल गए। तो जिसके पास व्हाइट मनी था उसको चिंता थी नहीं, जिसके पास ब्लैक मनी है, सपोज कोई कोचिंग वाला जिसने बच्चों से फीस ली लेकिन उसके ऊपर जीएसटी सर्विस टैक्स सब नहीं भरा, कोई होटल वाला जिसने कैश में धंधा किया और फिर सर्विस टैक्स जीएसटी सब नहीं भरा, उसके पास 15 करोड़ है, तो वो भी लेके जाएगा 500,000 के नोट, तो बैंक आरबीआई को देगा, आरबीआई एक्सचेंज करके तो देगा बिकॉज प्रॉमिस था, लेकिन बाद में रेट पड़ जाएगी क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मॉनिटर करेगा। तो जिसके पास ब्लैक मनी है वो डर जाएगा और अपना करेंसी एक्सचेंज नहीं करेगा और 500,000 के नोट पानी में फेंक देगा, आग लगा देगा, ब्लैक मनी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये सब सरकार ने करवाया डिमोनेटाइजेशन, कब करवाया? 2016 में। हालांकि इमीडिएटली ऐसा कुछ हो नहीं पाया, बहुत सारे लोगों ने ये वो दाव लगा के एक्सचेंज भी करा दिया, वो सब हम लोग पढ़ेंगे पिलर 2 बी ब्लैक मनी में। अभी तो हम बेसिक समझ रहे हैं व्हाट इज डिमोनेटाइजेशन। अभी एक तकलीफ हो जाएगी कि मान लीजिए ये जो 1000 रुपए का करेंसी नोट था उसमें आरबीआई गवर्नर ने साइन किया होगा कि आई प्रॉमिस टू पे बियरर ऑन डिमांड सम ऑफ 1000 रुपए, मतलब छुट्टे पैसे करके दूंगा, ये सब सरकार ने क्या बोला नहीं आपसे बैन है। तो एक डेडलाइन तय की गई कि नवंबर 2016 में बैन किया और आपको एक डेडलाइन दी गई कि 31 दिसंबर 2016 तक में चेंज करवा लो, तब तक ही आरबीआई गवर्नर चेंज करेगा। उसके बाद आरबीआई गवर्नर ये प्रॉमिस को मानने के लिए लीगली बाउंड नहीं है।
इसके वास्ते एक नया कानून बनता है। कानून ऐसा है, स्पेसिफाइड बैंक नोट्स सीजेशन ऑफ लायबिलिटी एक्ट। वैसा कहता है कि कोई व्यक्ति 500,000 के नोट 31 दिसंबर 2016 के बाद आएगा चेंज कराने के लिए, तो आरबीआई उसको चेंज करने के लिए बाध्य नहीं है। एक्सेप्शन है कुछ कि एनआरआई लोगों को 3 महीने एक्स्ट्रा दिए हो क्योंकि वो भारत के बाहर थे वगैरह, बट बाय डिफॉल्ट आपको लात मार के भगा देंगे, ऐसा कानून में लिख दिया। अगर आप बैन नोट के साथ पकड़े गए तो आपको सजा हो सकती है, जेल जुर्माना लग सकता है। अब कोई कहे नहीं लेकिन मेरा शौक है न्यूमिस्मेटिक्स, सिक्का और कॉइन करेंसी कलेक्ट करने का शौक है, पैसे लोग रख सकते हैं, फिर इसको ऐसा नहीं कि पूरी जेल में फिट कर देगी, बट देयर विल बी सम सेंसिबल लिमिट्स। क्या ठीक है 10-15 नोट तुम रखो सजा के म्यूजियम में, 500 करोड़ के नोट निकले तुम्हारे पास तो पुलिस पकड़ लेगी। तो दैट इज स्पेसिफाइड नोट्स सीजेशन ऑफ लायबिलिटी। 2016 में 500,000 के नोट जब हटाए गए तो स्पेसिफिक आरबीआई और सरकार ने 4 कारण दिए थे। पहला कि ब्लैक मनी सब प्रॉब्लम से लड़ना है, बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा है इसलिए कर रहे हैं। टेरर फाइनेंस, आतंकवादी भी ऐसे नोट में अपने साथियों को स्लीपर सेल को पैसा भेजते हैं। और चौथा ये जो आईएसआई दाऊद इब्राहिम ये सब लोग फेक 500,000 के नोट से भारत की इकोनॉमी को तबाह करना चाहते हैं, इसलिए हम ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उसके बाद 2023 में वापस से उन्होंने कहा देखो अब से 2000 के नोट्स हम विड्रॉ कर रहे हैं। वो केयरफुली डिमोनेटाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोले, विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब अब दे दो, चेंज करवा लो। अब इसको हम सर्कुलेशन से हटाना चाहते हैं और उसके ऑफिशियल कारण उन्होंने 3 दिए। पहला, ये 2000 के नोट टेम्पररी हमने प्रिंट किए थे क्योंकि जब 500,000 के बैंक किए तो सबको 100 का चुट्टा देने बैठते तो लंबे हो जाते, इसलिए हमने 2000 के नोट टेम्पररी छापे थे, आजीवन के लिए नहीं छापे थे। दूसरा, 2000 के नोट फ्रीक्वेंटली लोग यूज नहीं करते। तीसरा, आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी है। क्लीन नोट पॉलिसी मतलब क्या, 5-10 साल के बाद करेंसी नोट हट जाना है तो उसको बदल के नया करेंसी नोट देना है, तो 5-5 साल पे इसको चेंज करना चाहिए। तो बस आप पुराने नोट दे दो, हम आपको नए वाले चेंज करके, मतलब 2000 तो विड्रॉ कर रहे हैं, उसके सामने समझो 500 के 200 के नोट में चेंज करके देते हैं। तो अभी देखिए 500,000 के नोट फियाट मनी थे, यस, क्योंकि सेंट्रल बैंक ने जारी किया मनी था। 2000 का नोट भी फियाट मनी था, यस, सर्कुलेशन से हटा दिया, यस, 500,000 2016 में चले गए, 2000 का नोट 2023 में चला गया। फिर रिपोर्टर ने गवर्नर को प्रश्न पूछा कि सितंबर 2023 के बाद क्या 2000 के नोट का कानूनी दर्जा, मतलब ये लीगल टेंडर या लीगल स्टेटस आप हटा देंगे? गवर्नर ने कहा नहीं। इसका क्या मतलब है कि लीगल टेंडर 2000 अभी भी है, सर्कुलेशन से हटाया जा रहा है, लेकिन आप दोगे तो फिर बैंकर उसको एक्सेप्ट करे, उसका लोन में माने, ऐसा हाइपोथेटिकल बात अभी भी काल्पनिक रूप से सही है, क्योंकि गवर्नर ने क्या बोला, लीगल स्टेटस हम नहीं हटा रहे, मतलब वो लीगल टेंडर तो अभी भी है इवन आफ्टर 2023। 500,000 के नोट में तो सीधा ही बोल दिया कि लीगल टेंडर अब से है ही नहीं, वो सब सीजेशन ऑफ बैंक लायबिलिटी एक्ट में लिख दिया। तो 500,000 नोट नॉट लीगल टेंडर, 2000 का नोट ऐसी चीज है कि इट इज नॉट डिमोनेटाइज्ड, टेक्निकली इट इज लीगल टेंडर इन इंडिया। अब कुछ लोग ये कहेंगे तो भाई इसका मतलब ही क्या हुआ, अगर चलन से हटा दिया तो बोली दो ना कि वैधता भी खत्म, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कीपिंग इट एज लीगल टेंडर इफ इट इज विथड्रॉन फ्रॉम द सर्कुलेशन। अब वो गवर्नर ने खुलासा कुछ दिया नहीं, तो मैं उस पर पीएचडी करने बैठा नहीं कि जो हाथी मर गया अश्वत्थामा वो आदमी था कि हाथी था, वो तो कौन द्रोणाचार्य थे या जो भी थे, उन्होंने पूछा तो युधिष्ठिर ने तकलीफ नहीं ली, तो हम क्यों तकलीफ ले, जो है एमसीक्यू में छाप देना है भाई। अगर हम प्योरली उसकी एफएक्यू पे जाए आरबीआई की, तो उसने कहा इट इज लीगल टेंडर, 2000 का नोट स्टिल लीगल टेंडर है, बस मान लेना है। तो सिचुएशन कुछ ऐसे समझो, 500,000 का नोट फियाट मनी है, यस, क्योंकि सेंट्रल बैंक ने जारी किया है, लीगल टेंडर उसका खत्म हो चुका है क्योंकि अब से आप उसको बैन हो, लीगल चीज है वो। 2000 का नोट फियाट मनी क्योंकि सेंट्रल बैंक ने जारी किया, लीगल टेंडर वो अभी भी एज पर देयर एफएक्यू कि उसको हमने सर्कुलेशन से हटाया, लेकिन वो फिर भी लीगल टेंडर है। वो ऐसा कि कैप्टन अमेरिका इज द फर्स्ट अवेंजर, फिर वो तो जो गोरा था वो तो उसने छोड़ दिया और फिर दूसरा आ गया, तो कहें वो खत्म हो गया, नहीं वो ये भी है वो भी, ऐसी सब बातें उनकी। आई डोंट थिंक यूपीएससी विल बॉदर टू ट्रबल यू विद दिस थिंग। ये तो मैंने आपको खुलासा दे दिया क्योंकि कुछ लोग आप जानते हो ना, मेरा फोन चूसने आ जाएंगे, बट बाकी मुझे नहीं लगता यूपीएससी इसकी चोचलेबाजी में उतर के कुछ एमसीक्यू बनाएगी। बट एनीवेज, सो ओवरऑल व्हाट इज द बिग पिक्चर, फियाट मनी है सब कुछ है, 500,000 के नोट 2000 का नोट ये सब फियाट मनी है। ट्रम्प का सिक्का बिटकॉइन ये सब फियाट मनी नहीं है क्योंकि कोई गवर्नमेंट ने कोई सेंट्रल बैंक इशू नहीं किया। भारत में लीगल टेंडर क्या है, लीगल टेंडर मतलब मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में लोन चुकाने जाऊं तो उन्होंने पैसे वो पैसा मुझसे ले लेना चाहिए। तो 500,000 के नोट तो लेगा नहीं बिकॉज इट इज नो लॉन्गर लीगल टेंडर इन इंडिया। 2000 का नोट उसने लेना चाहिए क्योंकि एज पर आरबीआई इट इज लीगल टेंडर इन इंडिया, बस सर्कुलेशन से उसको विड्रॉ कर रहे हैं। बिटकॉइन वगैरह ट्रम्प कॉइन वो तो नहीं लेगा क्योंकि स्वाभाविक है वो तो लीगल टेंडर है ही नहीं। सो दिस इज द ओवरऑल पिक्चर। आई गिव यू 30 सेकंड, इसको दिमाग में उतारिए फिर आगे बढ़ते हैं। मित्रों यूपीएससी का जीएस खुद में एक समंदर है, ओशन है, तो कभी भी फिक्सेड नहीं हो जाना ये पानी की बूंद पे मेरी पिपुलिया भटक गई है कि लीगल टेंडर है कि नहीं। आप समझो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि पूरे ओशन में से यही ड्रॉप उठा के यूपीएससी प्रोफेसर पूछे, वेरी लो प्रोबेबिलिटी। तो कोई भी सब्जेक्ट हो किधर भी लगे ये कंफ्यूजन वगैरह, ठीक है छोड़ो आगे बढ़ो। अगर क्लैरिटी नहीं मिलती है फ्रॉम द रूटीन बुक्स एंड टीचर्स तो खुद से झंडा लेके चैटजीपीटी को पूछता हूं, चैटजीपीटी के खुद के अलग ही जवाब चलते हैं। तो डोंट वेस्ट टाइम लाइक दैट, रेस का घोड़ा बनो, सड़क का सांड नहीं, कि टॉपिक खत्म हो गया इसमें और आगे जाना नहीं है। कुछ टॉपिक मैंने खुद ही डिलीट कर दिया। ईरान की अपनी जो भी रियाल या कोई करेंसी होगी, लेकिन महंगाई बहुत बढ़ गई, तो ईरान ने ये सोचा कि नई करेंसी लाते हैं टोमान, और ये प्रोसेस को कहा गया कि पुरानी करेंसी बदलवा दो, तो एक प्रकार से डिमोनेटाइजेशन जैसा। लेकिन इसमें क्या कि सामने तुमको रुपये के सामने रुपया नहीं मिलेगा, दूसरा करेंसी टोमान मिलेगा, इसको का रीडिनोमिनेशन, ये हम नहीं पढ़ेंगे, बहुत साल पहले आया था फिर खत्म हो गया, फिर चर्चा में, सो लॉन्ग टाइम आई हैव डिलीटेड दिस फ्रॉम हैंडआउट। जिम्बाब्वे में महंगाई बहुत बढ़ गई तो पेपर करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है, तो उन्होंने गोल्ड का सिक्का जारी किया ताकि लोगों का विश्वास बना रहे। तो ऐसा उनका कोई गोल्ड का कॉइन है, हालांकि वो अभी काम का नहीं है, वो करेंसी एक्सचेंज और गोल्ड स्टैंडर्ड में हम लोग पिलर 3 में समझेंगे, अभी हम लोग पिलर 1 में है। एक ग्रेशाम्स लॉ है, वो ऐसा कि गुड मनी एंड बैड मनी का क्या रिलेशन है, वो तुगलक ने क्या किया था, ब्रॉन्ज के सिक्के सिल्वर सिक्के, ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसको हमें करेंसी एक्सचेंज के साथ पढ़ना है, तो पिलर 3 में पढ़ेंगे, अभी हम लोग पिलर 1 में। रुपया डॉलर वो सब समझ में बैठेंगे तब की बात, व्हाट इज हार्ड करेंसी व्हाट इज सॉफ्ट करेंसी, ये भी करेंसी एक्सचेंज के मुद्दे, रुपया डॉलर वगैरह वो तीसरे पिलर में देखेंगे। सो आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम हियर। तो वी आर डन विद कमोडिटी मनी, मेटालिक मनी, फियाट मनी, ये तो प्योर थियरी है, ये कभी बदलेगी नहीं, जो है अभी यही है। तो अभी कल सुबह एक बार देखना है, बुधवार को टेस्ट से पहले देखना है, फिर तो रियल एग्जाम से पहले एक बार देखो और कितना इसमें, इफ यू डोंट कॉम्प्लिकेट दिस इज नॉट वेरी टफ। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बैंक मनी क्या है। रुपया भारत में लीगल टेंडर है, मैं बैंक अकाउंट में जमा करूँ रुपया सपोज 500 रुपये, तो बैंक वाले मुझे कुछ नए टूल्स दे देंगे, चेकबुक, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, जिसकी मदद से मैं अपना बैंक में रखा पैसा इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इसे हम क्या कहते हैं, बैंक मनी। तो बैंक मनी में क्या आएगा, पेपर ऑर्डर जैसे चेकबुक, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर जैसे नेफ्ट, आरटीजीएस, यूपीआई वगैरह से जो पैसा ट्रांजैक्शन होता है, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब चीजें। आगे तुमने अभी तो बोला ये तो टूल्स हैं, तो मनी नहीं है, यू आर राइट। यहाँ पर बैंक मनी का मतलब समझो वो टूल्स आपको बना के दे रहा है जिससे आप उसे यूज करते हैं। अब ऐसे बैंक मनी की मदद से आप पेमेंट कर सकते हैं, यस, पेमेंट दो जात के हो सकते हैं। व्हाट पेमेंट,
अभी पिज्जा खाया, अभी यूपीआई से पेमेंट किया, डिफर्ड पेमेंट। क्या आप उसको स्टैंडिंग ऑर्डर दे दो कि हर महीने टेलीफोन का बिल मेरे बैंक अकाउंट से कट कर देना, ऐसा यूपीआई में, नेफ्ट आरटीजीएस में स्टैंडिंग ऑर्डर दे दो। तो यस, बैंक मनी की मदद से स्पॉट पेमेंट भी हो सकते हैं, डिफर्ड पेमेंट भी हो सकते हैं। अब बैंक मनी में सबसे पहले क्या आया, चेकबुक। अब चेकबुक अंग्रेजों के जमाने में सब बैंक खुले होंगे, चेकबुक इशू किए होंगे, तो भारत के लोग यकीन नहीं करेंगे, तो कोई कानून बनाना पड़े ताकि सबका विश्वास बने। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बनता है 1881 में, सब लॉर्ड रिपन के जमाने में होता है। बस तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि मान लीजिए आपको किसी ने चेक दिया, लेकिन उस पे उसने ठीक से साइन नहीं किया, उसने अमाउंट लिखा है 5 लाख, उसका बैंक बैलेंस 1 लाख है, चेक बाउंस हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, और कोई आपकी झूठी सिग्नेचर करके आपका पैसा गबन कर लेता है। इन सबसे लड़ने के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। चेक में 3 पार्टी होती है, याद रखना है। मोदी जी चेक दे रहे हैं, सो ही सेंडर मतलब ड्रॉवर। श्रीमती कृष्णा यादव चेक ले रही है, सो शी इज पे या रेसिपिएंट। ओके, तो 2 ही लोग हैं। तीसरा कौन? तीसरा जो बैंक जहां पर मोदी जी ने पैसा, सरकारी पैसा रखा है, एसबीआई। या आप किसी को चेक देते तो आपने जहां पैसा रखा था, वो जो बैंकर है उसे हम कहते हैं ड्रॉई। तो चेक है 3 पार्टीज। अब ये तो आपके तो बीकॉम जैसा हो गया। आई एग्री, इसको नहीं पढ़ना चाहिए, आई एग्री। लेकिन बीच में यूपीएससी को कुछ नहीं मची, कुछ उनको ऐसी मची कि जो एनसीईआरटी ट्रेडिशनली वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से पूछते थे, एनसीईआरटी वाली चीज है, बिजनेस स्टडीज, जो बेसिकली कॉमर्स अकाउंटेंसी की दिशा में जाता है, नॉर्मली उससे नहीं पूछते थे। पिछले 3-4 साल से कुछ नहीं मची पूछते हैं। सो वी हैव टू प्रिपेयर दैट यस, चेक हैज 3 पार्टीज, नॉट 2 पार्टीज, 3 पार्टीज। चेक की कुछ प्रकार याद रखना है, बिकॉज़ एनसीईआरटी बिजनेस स्टडीज में दिया, तो हम देख लेते हैं। मान लीजिए रोमन साइनी जो सेंडर है वो मुझे पैसा भेजे, तो मैं पे या रेसिपिएंट हूं। 1 जनवरी 2025 को किलो 5 लाख रुपए। तो नॉर्मली व्हाट आई शुड डू, तुरंत जाके बैंक में जमा कर दूं, या मैक्सिमम 3 महीने में मुझे जमा कर देना चाहिए। अगर 3 महीने बाद में बैंक में जमा करूंगा तो बैंक वाला मना कर देगा, ये तो स्टील हो गया, बासी हो गया। तो स्टील चेक मतलब क्या, एक समय के बाद वो जो भी 3 महीने के बाद जमा करोगे तो अस्वीकृत हो जाए। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन, मुझे फिर से भेजना पड़ेगा, नया बना के दो, साइन करके दो, व्हाटएवर। पोस्ट डेटेड चेक, वैसा कि 1 जनवरी को रोमन साइनी मुझे चेक दे, लेकिन उसमें लिखा है ऐसा हो कि इसको तुम 25 फरवरी को बैंक में डालना, क्योंकि अभी तो मेरा बैलेंस नहीं है, तब तक मुझे कहीं और से पैसे आएंगे। तो आज 1 जनवरी में तुमको चेक दे रहा हूं बराबर, लेकिन इसमें तारीख है 25 फरवरी, तो उसके बाद तुम डालना। तो दैट इज पोस्ट डेटेड चेक। नॉर्मली कब दिया जाता है, जब उसके पास बैलेंस नहीं हो या कोई ऐसी बिल हो जो बाद में एग्जीक्यूट होने वाली है, तो बनाते हैं। तीसरा होता है एंटी डेटेड चेक, वो हमारे लिए काम का नहीं, वो बहुत ज्यादा बीकॉम टाइप का हो जाएगा। सो नॉट वेस्ट टाइम, व्हाट इज एंटी डेटेड चेक। नॉर्मली चेक पे नाम लिखा होता है कि जैसे मृणाल। अब मृणाल नाम से आप जानते हैं मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो मान लीजिए कोई एक चेक है जिस पे लिखा मृणाल को 5 लाख रुपए दो। अब वो बहन के पास असल में ओरिजिनल चेक था, मैं चुरा के मैं जमा करूं तो कैशियर तो मुझे भी दे देगा। तो ये सब क्या हुए, बियरर चेक्स, कि जिसमें या तो नाम नहीं लिखा या नाम लिखा तो भी सीधा कैश में वो आपको ज्यादा चेक मतलब जांच पड़ताल किए बिना दे देगा। तो ऐसे जो चेक्स होते हैं, ओपन चेक या बियरर चेक, कि जो भी लेकर आया उसको पैसा दे दो, ज्यादा उसमें वो पंचायत करने नहीं बैठेगा कौन है कौन नहीं है। अब ये तो रिस्की बात है कि इसमें तो मृणाल ठाकुर और मृणाल पटेल कोई भी एक दूसरे के चेक मतलब कोई चुरा के कहीं जमा कर दे। यस, देन व्हाट इज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये कि जब आप चेक लिखो तो चेक में ऐसा लिखना चाहिए कि सपोज रोमन साइनी मुझे 5 लाख दे, तो मृणाल लेकिन वो ऐसा कर दे, इधर क्रॉस कर दे, मतलब ऐसा लाइन बना दे, और उसमें उसने लिख देना चाहिए कि पे इज अकाउंट ओनली, पे इज अकाउंट ओनली, क्रॉस करके वैसा लिख दे यहाँ पर इस एरिया में। इससे क्या होगा कि मैं मृणाल ठाकुर जो फीमेल मतलब फीमेल फिल्म या मूवी एक्ट्रेस है, मैं उसका चेक चुरा लूं और मैं जाके जमा करूं, तो बैंकर मुझे कैश नहीं देगा, वो मुझे तुम्हारा अकाउंट नंबर बोलो, उसमें मैं ट्रांसफर करता हूं, तो मेरा मृणाल पटेल अकाउंट होगा, चलो ट्रांसफर भी हो गया। फिर मृणाल ठाकुर आके कहीं तो मेरा चेक कहीं उन्होंने चुराया, तो भी ट्रेस करना आसान है, क्योंकि बैंक अकाउंट खोलना उसके पीछे आपका एड्रेस होता है, बहुत सारी लीगल प्रोसेस होती है। क्रॉसिंग मतलब पेज अकाउंट ओनली, तो इसे हम कहते हैं क्रॉस चेक है, जो आपको थोड़ी ज्यादा सेफ्टी देता है ये सब मिस्टिक से। इसके अलावा और भी होते हैं नेगोशिएबल, नॉन नेगोशिएबल, मतलब मुझे चेक मिला है, मैं किसी थर्ड पार्टी को दे दूंगी, तुम जाके जमा कर देना अपने अकाउंट में, क्योंकि हमारा सेटलमेंट बाकी था, लेकिन वो सब इतना भी कॉम हमारे लिए काम का नहीं है। पार्ट्स ऑफ द चेक, तो मेरे रेसिपिएंट को मेरा नाम ऊपर लिखा जाएगा, रोमन सेंडर है तो वो साइन नीचे करेगा। चेक का नंबर होता है, फिर कुछ कोड्स होते हैं, इसे कहते हैं माइक्रो कोड, माइक्रो कोड, और उसके साथ एक मैग्नेटिक इंक होती है, उसमें कुछ आयन ऑक्साइड होता है, उसे मशीन में डालो चेक होता है। ये सब साइंस टेक्नोलॉजी थोड़ा बहुत याद रखना। मैं आपको कहूं कि गांधीनगर बैंक में पैसा है या उधर भेजो, तो गांधीनगर तो गुजरात में भी, ओडिशा में भी, दिल्ली में भी है, तो कैसे पता चला कि पिन कोड होना चाहिए। यस, तो बैंकों के भी अपने पिन कोड होते हैं, जिसको हम कहते हैं आईएफएससी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, फुल फॉर्म याद नहीं रखना, बस याद रखो इतना कि वो एक जात का पिन कोड है बैंक ब्रांच का, तो गांधीनगर कौन सा, गुजरात का, ओडिशा का, दिल्ली का, वो पता चल जाता है। इसके बियॉन्ड चेक का बहुत ज्यादा जानना नहीं है। डिमांड ड्राफ्ट क्या है, कॉलेज को बच्चों से फीस लेनी है, अब 500 बच्चों आ जाएंगे तो सबसे कैश लेगा वो तो गिनते गिनते लंबा हो जाएगा। आपके तो चेक से ले लेना चाहिए पैसा, पर चेक में ये तकलीफ है, मान लो किसी ने ऐसा चेक दिया 40,000 का, लेकिन उसके पेरेंट के अकाउंट में इतना बैलेंस नहीं है, तो बाउंस हो जाएगा इनसफिशिएंट बैलेंस के चलते। तब कॉलेज प्रशासन कहाँ वो लड़के को उसके पेरेंट को ढूंढते फिरे, उनको ऐसा मगजमारी नहीं चाहिए। तो तीसरा कहे कि चलो नेफ्ट आरटीजीएस यूपीआई से डिजिटल ट्रांजैक्शन करो, वो भी है, लेकिन आज से समझो 20-30 साल पहले तो डिजिटल सिस्टम नहीं थी। तब क्या करते, तब वो डिमांड ड्राफ्ट इंसिस्ट करते कि तुम डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा हमको पैसा दो। डिमांड ड्राफ्ट कैसी चीज है, सपोज आपको 40,000 फी भरनी है कॉलेज में, तो कॉलेज आपको ये कहेगा देखो हमारे नाम का डिमांड ड्राफ्ट निकलवाओ। अब बैंक में जाएंगे, एबीसी कॉलेज का डिमांड ड्राफ्ट बनाओ, उस पर आप अमाउंट लिखेंगे 40,000, बैंक कहेगा मेरा कमीशन होगा जो भी मान लो 50 रुपए, और फिर वो आपको प्रिंट करके एक कागज का टुकड़ा देगा जिसको हम कहते हैं डिमांड ड्राफ्ट। तो डिमांड ड्राफ्ट किसको मिलेगा, स्टूडेंट को, फिर स्टूडेंट जाएगा और कॉलेज के अकाउंट या कैशियर को दे देगा, फिर वो कॉलेज का कैशियर जाएगा एसबीआई में और एसबीआई वाला उसको पैसा दे देगा। तो इसमें फायदा क्या हुआ, फायदा कॉलेज का ये हुआ कि चेक की तरह ये बाउंस होने का कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि ये प्रीपेड है, इसमें पहले से पैसा भरा है, उसके बाद ही ये इशू किया गया है, तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को शांति रहती है। तो नॉर्मली डिमांड ड्राफ्ट का ये यूज रहता है। ओके, सो डिमांड ड्राफ्ट इज वन टाइप ऑफ गिफ्ट कार्ड या प्रीपेड कार्ड, जिसमें पहले से पैसा भरा होता है, फिर आप देते हैं तब सेंडर उसको निकाल सकता है। चेकबुक में ऐसा चेक आप लिख तो सकते हैं, लेकिन मैं भी 500 करोड़ का चेक आपको दे दूं, मेरे पास इतना पैसा है नहीं, तो चेक बाउंस हो जाएगा। ओवरड्राफ्ट क्या है, डिमांड ड्राफ्ट तो समझा कि आप पहले बैंक को पैसा देते हैं, वो आपको गिफ्ट कार्ड बना के देता है, आप किसी को जो भी कॉलेज वाले को देते हैं फीस के लिए। ओवरड्राफ्ट क्या है, ओवरड्राफ्ट एक जात का लोन है। मान लीजिए लड़के के बैंक अकाउंट में 1000 रुपए, तो 1000 रुपए तो स्पेंड कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, नेफ्ट आरटीजीएस, आईएमपीएस चेक, ये सब इंस्ट्रूमेंट कल हम और स्कूल से देखेंगे, लेकिन उसको जरूरत पड़े मुझे 2500 विड्रॉ करने, आपका ये तो पॉसिबल नहीं है। ही हैज ओनली 1000 रुपए एंड ही वांट्स टू विड्रॉ 2500 रुपीस, तो भी बैंकर उसको टेम्पररी अलाउ कर सकता है। तो क्या होगा, उसका नेगेटिव बैलेंस 1500 रुपए उसके कम पड़ेंगे, तो वो एक प्रकार से लोन माना जाएगा कि बैंकर ने उसे ओवरड्राफ्ट में पैसा दिया है, कि उसका बैलेंस नहीं था, वो जीरो से नेगेटिव भी चला गया, तो भी बैंकर ने अलाउ किया, तो एक का लोन है, तो दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। तो चेकबुक अलग, डिमांड ड्राफ्ट अलग, ओवरड्राफ्ट अलग। कुछ लोग झंडा उठा लेंगे कि भाई तो मर्ज कर दो सबको, भाई उन सबके अलग अलग बिजनेस यूज केसेस होते हैं, वो मर्ज करने की बात है, तो पिस्तौल और राइफल को मर्ज कर दो, तो भाई दोनों काम अलग है। तो दैट इज डन, बेसिक्स इज अंडरस्टूड। आगे कुछ छोटी चीजें समझनी है वो समझते हैं, अब दिस सिंपल थिंग्स, तो मैं ब्रेक नहीं ले रहा क्योंकि आसानी है, ब्रेक लेंगे इसको और लंबा नहीं करना है। रोमन साइनी बेंगलुरु से
एक्सिस बैंक में उसके पास पैसा पड़ा 5 लाख, वो मुझे भेजे चेकबुक में, चलो 50,000 भेजे। तो आई रिसीव द चेक इन अहमदाबाद। अब मुझे क्या करना चाहिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अहमदाबाद में मेरा अकाउंट हो, मैं उसको ये चेक दूंगा और एसबीआई मुझे 50,000 रुपये देगा। तो पुराने जमाने में 80s में 60s में क्या होता था कि रोहन मुझे चेक पोस्ट बॉक्स द्वारा भेजता, एनवलप में भेजता, मैं अहमदाबाद एसबीआई में जमा करता। एसबीआई वाले ने भी बेंगलुरु से पैसा मंगवाना है तो वो वापस पोस्ट बॉक्स में वो उसका एनवलप डालता, वो बेंगलुरु जाता एक्सिस बैंक के पास, वो वेरीफाई करते सिग्नेचर बैलेंस और फिर वो वापस पैसा भेजते अहमदाबाद और फिर मुझे वो पैसा मैं स्टेट बैंक से विड्रॉ करता। तो लंबी प्रोसेस, 1-2 हफ्ते चले जाते होंगे, डिले हो जाए, बीच में कोई चोरी कर ले, आग लग जाए, सो मेनी प्रॉब्लम्स। तो चेक क्लियरेंस, ये पूरी जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं चेक क्लियरेंस। पहले ये मैनुअली होता था, पेन पेपर से, पोस्ट बॉक्स से, तो उसमें बहुत सारे चैलेंज है। फिर धीरे धीरे ऑटोमेटेड क्लियरिंग सिस्टम, मशीन के द्वारा इसे करेंगे। तो मशीन के द्वारा करेंगे तो उसमें इन्होंने शुरुआत की माइकर, वो ऐसा है कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, वो चेक में आयन ऑक्साइड की इंक होती है, उसको मशीन में डालो तो ऑथेंटिसिटी पता चल जाती है वगैरह वगैरह, उससे बियॉन्ड हमें जानना नहीं है। तो मशीन से जल्दी जल्दी प्रोसेस कर पाते, पहले क्या रजिस्टर खोल के सब चेक करना पड़ता, उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जैसे कि आप ये मोबाइल फोन से कोई फोटो, पेज का फोटो लेते हैं कैम स्कैनर वगैरह में, फिर वो टेक्स्ट को आप स्कैन कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, ओसीआर सिस्टम आई। फिर उससे भी एडवांस हुआ सीटीएस, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या, अभी आगे देखते हैं। अगेन रोमन ने मुझे चेक भेजा 50,000 का, मैंने अहमदाबाद एसबीआई में डिपॉजिट किया। अब ये लोग पोस्ट बॉक्स में एनवलप में पेपर नहीं भेजेंगे, एसबीआई मैनेजर एक स्कैनर में वो चेक स्कैन कर देगा, तो उसकी जो भी जेपीजी या पीडीएफ फाइल बनेगी और फिर वो उसी प्रकार से ईमेल कर देगा। हालांकि वो ईमेल नहीं है, वो अलग सॉफ्टवेयर है पूरा, जिसे हम कहते हैं सीटीएस। बस एक्सिस बैंक को सीधा स्कैन इमेज तुरंत मिल जाएगा, 1-2 घंटे में वो चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, पैसा रिलीज करे डिजिटली और मुझे यहाँ पर पैसा मिल जाए। तो दिस इज चेक ट्रंकेशन सिस्टम। इससे बीच में फायर, थेफ्ट, डिजास्टर, डिले की प्रॉब्लम कम रहती है। आई गिव यू 15 सेकंड्स, इसको दिमाग में उतारो। हम्म। ये सीटीएस बनाया किसने, एक संस्था एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कल इसको और डिटेल में समझेंगे। तो संस्था ने ये सब टेक्नोलॉजी डेवलप किया। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम, रोमन साइन ने मुझे 50,000 का चेक दिया, लेकिन मुझे बदमाशी सूझ गई कि मैं कुछ मैजिक पेन या कुछ इरेजर से मैनिपुलेट कर दूं, 5 लाख रुपए कर दूं, 50,000 के आगे पीछे जीरो ऐड करके 5 लाख कर दूं। तकलीफ क्या होगी, मैं अहमदाबाद बैंक में जमा करूं 5 लाख का चेक, वो जाएगा डिजिटली स्कैन होकर बेंगलुरु एक्सिस बैंक में, वो कहेंगे देखो सिग्नेचर तो ठीक है, अमाउंट भी है, चलो। तो दिस विल बी अ मिस्चीफ, तो टेक्नोलॉजी यहाँ पर मिसयूज हो जाएगी। देन व्हाट इज द सॉल्यूशन, तो एक और लेयर आपने सेफ्टी का ऐड करना चाहिए कि रोमन साइन ने मुझे सीधा 50,000 का चेक देने से पहले रिकॉर्ड कीपिंग के लिए एक फोटो खींच ले, वो फोटो खींच के वो एक्सिस बैंक में उसके मोबाइल ऐप से, ईमेल से भेज दे, जिसे हम कहें जेपीजी फाइल होगी, उसे मैं कहूँगी कि देखो मैंने मृणाल को 50,000 का चेक लिखा है, फोटो खींच के मैं रोमन साइनी एक्सिस बैंक को ईमेल कर रहा हूँ। उसके बाद वो जो भी पोस्ट में या रूबरू मुझे हाथ दे दे चेक 50,000 का, अभी मैं वो चेक जमा करूँ एसबीआई में। मान लो मुझे ये बुद्धि मेरी बिगड़ जाए, 5 लाख का एडिट करके मैं मैनिपुलेट करके दे दूँ, एसबीआई स्कैन करेगा, दूसरी जेपीजी फाइल बनाएगा ये जिसमें लिखा होगा 5 लाख, और वो जाएगी एक्सिस बैंक को यूजिंग द चेक ट्रंकेशन सिस्टम। लेकिन फिर एक्सिस बैंक जब दोनों फाइल्स को मैच करेगा तो मैच नहीं होगी, अमाउंट डिफरेंट होगी, तो ही विल नॉट रिलीज द मनी, एक्सिस बैंक विल नॉट रिलीज द मनी, क्योंकि दोनों इमेज मैच नहीं हुई। तो जो इमेज मैच करने की एक एडिशनल सेफ्टी लेयर ऐड किया गया, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। पॉजिटिव पे मैकेनिज्म, तो चेक ट्रंकेशन से क्या होता है, ये अहमदाबाद का चेक बेंगलुरु जाता है डिजिटली। पॉजिटिव पे मैकेनिज्म क्या है, उसमें मैंने मिस्टेक किया कि नहीं, उसके लिए इधर एक इमेज और बेंगलुरु में पहले से रोमन साइन ने फोटो खींच के रखा, दोनों को मिलाएंगे ताकि मिस्टेक है तो पकड़ा जाए। नाउ आई गिव यू 20 सेकंड, ये दिमाग में उतारिए। एक एक लाइन में याद रखना, इसमें फिर एक टाइगर और जेम्स बॉन्ड नहीं बनना कि इसको ऐसे वो चेंज कर सकता था, ये वो सिंपली वन वन लाइंस। कई बार आप ये जो कुली रिक्शा वाले, बुलेट रिक्शा वाले जो होते हैं, आपके मुझे ले जाओ, वो कह नहीं अभी 10 लोग और भरने दो फिर मैं रिक्शा चालू करूंगा। सिमिलरली मान लीजिए मैंने अहमदाबाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक चेक जमा किया, तो वो सीधी बात है भाई, तुम मैनेजर हो, स्कैन करके बेंगलुरु भेजो, मेरा पैसा रिलीज हो, लेकिन नहीं अभी लंच ब्रेक है, फिर लंच ब्रेक खत्म हो जाए, फिर कहना अभी एक का क्या स्कैन करना, 4-5 और आने दो, फिर मेरा मूड बनेगा, तो फिर एक साथ में स्कैन करता हूँ, अभी मुझे कुर्सी में से उठना नहीं है, तो लंच ब्रेक है, एक चेक स्कैन नहीं करूंगा। तो ये सबके चलते प्रॉब्लम क्या थी, सिस्टम डिजिटल हो गया, लेकिन फिर भी T+1 सेटलमेंट साइकिल थी, मतलब आप आज चेक जमा करोगे, 1-2 दिन बाद पैसा आएगा, क्योंकि 1-2 दिन तो स्कैन करके भेजने में लगाते थे। आरबीआई ने कहा ठीक नहीं हो रहा ये सब, सॉल्यूशन क्या है, डू इट फास्टर, कि भाई ऐसा रुक के मत बैठो कि 5 और आए फिर मैं एक साथ सेंड किया, तुरंत आप स्कैन कर दो। तो अब ऐसा है कि विदिन फ्यू आवर्स दे हैव टू स्कैन एंड सेंड इट टू दी अदर बैंक। तो पहले T+1 सेटलमेंट था, अब क्या, अब कुछ ही घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, एसआरबीआई ने रिफॉर्म दिया। आप कहने मैं तो गया तो मेरे साथ तो नहीं हुआ, आगे रियल लाइफ डायलेमा जिसमें मत घुसे रहो, आपको बस एमसीक्यू के लिए याद रखना है, आप कबूल करो। तो सीटीएस क्या था, डिजिटली इमेज भेजेंगे। पॉजिटिव पे क्या था, 50,000 का माल 5 लाख नहीं कर दे, वो 2 इमेज मैच करने थे। T+1 सेटलमेंट क्या था कि वो असल में बैंकर स्कैन नहीं करता था, 1-2 दिन बाद करता था, आलस्य में, लेजीनेस में, उसको हटाने का नया गिव में सेटल करो। तो 3 थिंग्स आर सेपरेट, इसमें किसी को कोई स्कोप है ही नहीं, जितना अपना तो ये पावर पॉइंट है, आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल टू गेट कंफ्यूज्ड। तो फिर भी कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, उसके 2-3 कारण होते हैं, उसका अटेंशन स्पैन बहुत कम है, क्योंकि व्हाट्सएप पूरा दिन, इंस्टाग्राम पूरा दिन चलाते रहता है। प्लीज अवॉइड दैट, उसके अलग-अलग आप ऐप इंस्टॉल करो, जैसे क्या है फॉरेस्ट ऐप, वो ऐसा 30 मिनट का टाइमर रखो, 30 मिनट व्हाट्सएप नहीं खोलने देगा। वंस यू हैव दैट हैबिट, फिर आपको खुद ही मन उठ जाएगा कि मुझे कोई फोमो नहीं है, ट्विटर मत देखो, टेलीग्राम मत देखो, फालतू की चलती सब जगह पर। यू हैव टेकन सब्सक्रिप्शन, यूट्यूब भी नहीं देखना चाहिए, सिवाय कि बहुत बोर हो रहा, चलो मैं कुछ टेलर या कुछ देखना है, दैट्स ओके। तो आपका अटेंशन स्पैन अपने आप एकदम शार्प हो जाएगा। सेकंड थिंग, चालू क्लास में आप देख रहे हैं, बीच-बीच में थोड़ा लिखने की, हेडिंग लिखने की आदत रखो अपने शब्दों में, दैट विल हेल्प यू। रिकॉर्डेड देख रहे हैं, 1x की स्पीड में देखो, 1.5 की स्पीड में अभी मत देखो। फर्स्ट यू गेट यूज्ड टू माय स्टाइल ऑफ टीचिंग, फिर आप समझो अच्छा मैं 10 लेक्चर देंगे, मुझे पता है आपका क्या रहता है, तो फिर वो आगे बढ़े तो बराबर है। नाउ इसके बाद एक दो छोटे टॉपिक के 5 मिनट का काम है, फिर हम खत्म करते हैं आज का क्लास। मिलो, मैं जाके बैंक में 10,000 कैश जमा करूँ, तो वो मशीन में मैडम पहले उसको काउंट करेगी, फिर वो बैंक मेरा जो अकाउंट नंबर है उसमें लिख देगी इसने 10,000 दिए। फिर मैं घर आता हूँ और अपने मोबाइल के अंदर एसबीआई में लॉगिन करता हूँ या लैपटॉप में लॉगिन करता हूँ, मुझे दिखाता है 10,000 तुम्हारे अकाउंट में बैलेंस है। तो प्रश्न, मेरे कंप्यूटर या लैपटॉप को पता कैसे चला कि मेरे खाते में इतने पैसे ऐड हुए? इसका मतलब कि ये जो कैशियर का कंप्यूटर, मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल, ये सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। देयर मस्ट बी सम सॉफ्टवेयर एंड डिजिटल फैसिलिटी फॉर दिस। उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ई बैंकिंग
और ये जो चलता है उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर होगा, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट कुछ तो होगा, उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, सीबीएस। तो सीबीएस से क्या, ये सारे डिवाइस से कनेक्ट होते हैं और आपको पता चलता है कितना पैसा भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका वेब प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्शन होता है। इसके नाम हो सकते हैं जैसे बान सीएसपी, नेकल, ये सब हमको याद नहीं रखने, पर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे बैंकिंग काम करता है। तो अब से क्या हो गया, ब्रांच बैंकिंग, ब्रांच लेस बैंकिंग हो गया कि अहमदाबाद में एसबीआई मतलब समझो यूनिवर्सिटी में है, फिर कहीं और भी है, भोपाल में है, जुहापुरा में, कालूपुर में, नरोड़ा में, सैटेलाइट में, जजिस बंगलो में, किसी भी जगह है, नो प्रॉब्लम, आप ऑनलाइन सब कर सकते हैं। तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन हमने समझ लिया, आज के लिए इतना काफी है। कल मिलेंगे तो नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, भीम, कार्ड पेमेंट, ये सब समझेंगे। दैट इज गोइंग टू बी सैटरडे, जब ये प्लास्टिक मनी और डिजिटल पेमेंट पे हम लेफ्ट राइट करेंगे। फिर संडे मिलेंगे तो बिटकॉइन, नॉन फंजिबल टोकन, क्रिप्टो करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी खत्म करेंगे। फिर बुधवार को टेस्ट होगी, फिर गुरु शुक्र शनि वापस क्लास होंगी, सीआरआरएफ वगैरह। ऑल दैट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू इज व्हाट, पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी की मैं ये रेगुलर क्लासेस देखूंगा, बुधवार को टेस्ट होगा। बुधवार की टेस्ट में समझो पिरामिड है, एटलीस्ट 50% मेरा आना चाहिए। और ये ग्राइंडिंग आप करते रहेंगे नवंबर तक, तो इकोनॉमी में और कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ऐसा मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो ये एक सब्जेक्ट हुआ, बाकी भी जो सब्जेक्ट है अनएकेडमिक खास बात ये सब अच्छे दमदार टीचर ही हैं, तो श्रद्धा से 4-5 बड़े सब्जेक्ट कंप्लीट करें आप, देन यू विल बी इन अ गुड पोजीशन यूपीएससी, और साथ ही साथ बाकी एग्जाम भी आप कर सकें। तो आई सी यू टुमारो, ये जितना पढ़ा है आप रिवाइज कर लेना, पीडीएफ वगैरह, सीएसपी वाई भी थे वो कल सॉल्व करेंगे और कल आगे बढ़ेंगे। लेट्स क्रेक इट, गुड नाइट।